नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट शो है और ये हर बुधवार को सुबह 7 बजे आपको देखने और सुनने को मिलेगा स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे, क्योंकि बातचीत ज़रूरी है। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। उन्हें जाना जाता है भंडारी जी के नाम से। उनका पूरा नाम है नीरज भंडारी और वो एक यूट्यूबर हैं, साथ में एक साइकिलिस्ट भी हैं। मैं उनके ब्लॉग्स और ये वीडियोज़ यूट्यूब पर काफ़ी पहले से देखते आ रहा हूँ, जब उनके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे। वो उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्यों में साइकिल से यात्रा करते हैं, सोलो यात्रा करते हैं, कैंप राइड्स जिसे कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कई सारे जगह कवर की हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और सारे 4 धाम, पिथौरागढ़। और इस पॉडकास्ट में हम उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, कैसे वो महीनों तक साइकिल यात्रा पे निकलते हैं और उनके कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं, कैसे वो बहुत कम खर्चों में अपना गुजारा करते हैं और कैसे वो एक उत्तराखंड में साइकिलिंग सीन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें वो स्टोरीज भी शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर करेंगे। तो पॉडकास्ट शुरू होगा इन 3, 2, 1। कैमरा भी थोड़ा ऑपरेट करना बीच में से कुछ। हाँ, गुल्लर घाटी वाला देखा था तब तो 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर है तुम्हारे साथ। कौन सा वाला जिसमें मैं लटक रहा था? हाँ, लटक के वो वाला। तो पता है वो 2 दिन का शूट है। 2 दिन का शूट है, अलग अलग? हाँ, वो आगे हनुमान मंदिर वाले उधर गए होंगे। अच्छा। वो लोगों को पता नहीं चला, पर वो 2 दिन का शूट है। यही तो फिल्म की एक में एक ढंग से नोटिस करोगे तो एक में आपको बेल दिखेगी जिसमें मैं लटक रहा हूँ। हाँ। एक में आपको बेल नहीं दिखेगी, कुछ पार्ट टूट के गिर गई थी क्या? सेम कपड़े पहन के गया था मैं। हाँ। तो ऐसा था। बेल के साथ क्या हुआ? गिर गई, टूट गई वो? हाँ, वो टूट जाती है ना, लोग उसी दिन बनाते हैं और वो अगले दिन टूट जाती है। मतलब कई ब्लॉग में ऐसा तो नहीं कि टूट गई और तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैं एक दिन ऐसी ही मस्ती करने के लिए गया, फिर मैंने कहा इसका ब्लॉग बन सकता है। हाँ। फिर अगले दिन ब्लॉग शूट करने गया। अच्छा। और बताओ, मैं तुम्हारा वो देख रहा था यार, तो तुम SGR नेहरूग्राम से पढ़ रहे हो क्या? हाँ। है, मेरे को कैसे पता चला? कैसे? बुद्धि सर का जिक्र हुआ। ये कब किया मैंने? ग्रेजुएशन वाली वीडियो है। अच्छा, मेरे साथ वाले ने बुद्धि सर बोल दिया था। अरे यार। अच्छा, आप वहीं से पढ़े हो क्या? नहीं, मैं SGR बाला वाला। अच्छा, बाला वाला। लेकिन बुद्धि सर का जिक्र होता था ना। हाँ, यहाँ के तुम्हें पता होगा, पुरोहित सर नहीं, मुझे। अरे फेमस है। तुम रहते कहाँ पे हो? तुम मुझे भट्ट सर पता है, बस बाला वाला के जो थे उनसे मैं ट्यूशन पढ़ा हूँ। अच्छा, ये शमशेरगढ़ में जो रहते हैं? शमशेरगढ़ वाले, उनसे पढ़ा हूँ। मैं 11th तो वहीं पे आगे पे। हाँ, भट्ट सर। हाँ, उनसे पढ़ा हूँ मैं। चाय के बड़े शौकीन थे सर। पुरोहित सर फिजिक्स वाले थे ना? अच्छा, चलो पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी ग्रेजुएशन हो गई। थैंक यू। ग्रेजुएशन तो काफी पहले हो गई थी। अभी डिग्री लेने गया था। अच्छा, डिग्री लेने गया। 2021 में हो गई थी ग्रेजुएशन। अच्छा, तो ठीक है, डिग्री लेने गए। हाँ, पहली कॉन्वोकेशन हुई, चलो बुलाया कॉलेज वालों ने, गए कॉन्वोकेशन। किस चीज का है आपका कोर्स? मेरा BSc PCM था। अच्छा, PCM लेना तो DAV में चाहता था। अच्छा। पर उतनी परसेंटेज थी नहीं, तो लास्ट ऑप्शन SGR ही बचा। तो चलो भाई SGR में। ऐसा होता है कि DAV की मेरिट जाती है ना? मेरिट जाती है तो मेरिट वाला कब से होने लग गया? हर कोई अब DAV में जाना चाहता है, बिकॉज वो प्रिपरेशन करने के लिए DAV में जाता है। आसपास कोचिंग वहाँ पे सीन इतना होता नहीं है। तो मेरी इतनी थी नहीं, हम थे नहीं इतना इंटेलेक्चुअल। कोचिंग वही है आसपास? हाँ, फिर वही है। तो फिर DAV में हुआ नहीं, तो फिर लास्ट ऑप्शन SGR ही था, तो SGR ही चले गए। चलो, बढ़िया। और अरे क्या था ये? अरे तुम्हें नीरज बुला बोलूं, नीरज भाई बोलूं? फिर को भंडारी भाई बोल दो। भंडारी भाई बोलूं? हाँ, ठीक है। तो आपने मतलब अभी वो किए थे कर्णप्रयाग का टूर, उसके बारे में बताइए। देहरादून से कर्ण मिलेट रैली थी वो कौन सी? मेरे साथ तकरीबन 24-25 एड्रेस थे। और तो बेसिकली ये मिलेट क्रांति साइकिल रैली थी इसका नाम। मिलेट यानी कि मोटा अनाज, हमारे पहाड़ी होते हैं मिलेट, जो मोटा अनाज, मंडवा, झंगोरा। तो एक नथुली संस्था है, तो उन्होंने इस बारे की मतलब पहल की थी इसके ऊपर। तो हम हमारे साथ 20-25 राइडर गए थे, सारी एज कैटेगरी के, 60+ तक के गए थे, विमेन राइडर्स भी गई थी। तो बेसिकली इसमें ये था मोटा अनाज को प्रमोट करना। तो डे 1 हम लोग श्रीनगर गए 145 किलोमीटर्स। डे 2 हम लोग कर्णप्रयाग गए एंड डे 3 हम लोग गए मुंदोली गांव, चमोली में पड़ता है। तो वहीं हमारा सारा प्रोग्राम वगैरह हुआ। तो बहुत अच्छी रैली हुई। मतलब ऐसी रैली मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, ना मुझे लगता है ऐसी रैली हो पाएगी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, मतलब एक साइकिलिस्ट को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था कि पूरा ऋषिकेश का जो सड़क था वो हमारे लिए खाली हो रही थी। मेयर से मिल रहे थे हम, SDM सर से मिल रहे थे हम जगह। तो बहुत मजा आया। फुल सेलिब्रिटी फील है। अरे बहुत, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के साथ जितना हमारे साथ हुआ, इतना अच्छा। तो ये थोड़ा अलग रही मतलब आपके दूसरे वाले उससे? हाँ, वो तो सेल्फ सपोर्टेड होती है। बाकी जो मैं करता हूँ, जो आप वो करते हैं
कैंप राइड्स करते हैं, हाँ। उसमें तो आप मतलब कि खुद के उससे ही करते हैं, टेंट वगैरह खुद लेके जाते हैं? पूरा सेल्फ सपोर्टेड होता है, आपको सुबह से लेके रात तक आपको सब कुछ करना होता है, आपका बजट खुद देखना होता है, रहना खाना पीना सब। कौन है? अरे कचरे गाड़ी। अच्छा कोई नहीं, बढ़िया है। वैसे सुबह को हम शाम को ही करते हैं वैसे ज़्यादातर। नहीं पर सुबह भी बढ़िया सुबह अच्छा है, शाम को थोड़ा मच्छर हो जाता है ना। सुबह मज़ा भी है बैठने में। हाँ, सुबह धूप भी अच्छी, लाइटिंग भी हाँ। अच्छी आती है। चेक कर लेना कैमरे, एक बार आपका वीडियो में आप आउट ऑफ 4 के थे। फोकस, हाँ वो सबसे पहली वीडियो थी। तो मैं समझ गया था, तब आपने अपना पार्ट थोड़ा कम दिखाया, मतलब जैसे वो मैं समझ सकता हूँ। अरे वो ना ऐसे रिकॉर्ड करके चल जाते हैं ना, वो बहुत इधर उधर। दिल में तो बहुत लगी होगी, दिल में तो बहुत लगी होगी भैया। नहीं ऑडियो आनी चाहिए साहब। ऑडियो तो मेन है, ऑडियो मेन है। बट आपने मैनेज बढ़िया किया वीडियो में ना, अपने को थोड़ा सा कम किया पार्ट, उसके ज्यादा करे जो। देखे तुमने और कौन से देखे? मैंने एक तो कल वाला देखा, अच्छा, केदारनाथ वाला, केदारनाथ वाला, उनके वो भी बढ़िया जग्गी भाई की रिकमेंडेशन वाला देख। बाकी मैंने वाला देखा था, बॉबी पवार था शायद उनका नाम। बॉबी पवार था। और सबसे पहले तो उदय रैपर। अच्छा। इसके बाद अब आएंगे आप अनिकेत, रिकॉर्ड मत करना। अनिकेत डकैत भी तो आएंगे अब यहाँ पे, आपके तो अब मैं धीरे-धीरे बात कर रहा हूँ, कई लोग आ नहीं रहे हैं। मैं तो आपके साथ के ही, मतलब आसपास के ही है। डकैत तो मेरे स्कूल में था, मैं तो वहाँ भी काम कर रखा है LA में 2-3 महीना। अच्छा 3 महीना इंटर्नशिप। उनका तो पक्का, उनको तो लाना। हाँ, मजेदार बनते हैं। तो वही अभी हर फील्ड के लोगों को ला रहे हैं। हो गया अरे आवाज, चलो ठीक है। तो जो आप मतलब कैंप राइड्स करते हो, उसकी तैयारी कैसे करते हो? मतलब देखो स्टार्टिंग जब मैंने की थी 2000 आई गेस 20 में फर्स्ट टूर गया था केदारनाथ बद्रीनाथ का। नहीं, उससे पहले हम चक्राता गए थे। अच्छा। उस टाइम बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, क्योंकि हमने वैसे किसी से पूछा भी नहीं, मैं किसी चक्राता पहले भद्राज भी गए थे आप एक बार? सबसे वो तो काफ़ी उसमें ये था कि हाँ वो टूर ही था एक तरीके से, बट वो ऐसा नहीं था कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें तो ये था कि वापस आना है नेक्स्ट डे। बट टूर का ये होता है कि आप A से B पॉइंट में गए हो, तो आपको B से C पॉइंट में जाना है, B से A पॉइंट में वापस नहीं आना है, तो उसको टूरिंग कहते हैं। तो वो फर्स्ट हमारी चक्राता की थी। हाँ, तो जैसा आपने बोला कि उसमें कैसा होता है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती थी कि क्या ले जाना है, क्या करना है, क्योंकि इतना नॉलेज था नहीं। बट अब इतना हो गया कि अब लोग सोचते हैं कि मैं 1-2 महीने पहले टूरिंग की प्लानिंग करता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, मैं 2 दिन पहले प्लानिंग करता हूँ सीधा। अच्छा। और आज सुबह अगर 4 बजे निकलना है तो एक रात पहले 10 बजे मैं अपनी पैकिंग करता हूँ, और मेरा सारा सामान मेरे पापा बांधते साइकिल में। अच्छा, तो ऐसे ही होता है। उनको क्या मतलब, उनको ट्रेनिंग है ये बांधने की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी रिटायर्ड है, तो आपको पता है कि आर्मी वाला क्या कुछ नहीं कर सकता। तो क्या क्या लेके जाते हो मतलब कैंप से? बेसिक सबसे मेन 3 चीज़ मेन होती है, सेफ्टी, फूड, एकोमोडेशन। अब साइकिल में फूड का ये रहता है कि छोटा मोटा ले आ सकते हो, लाइक ओट्स ले आ सकते हो, आप दूध के पैकेट ले आ सकते हो, पाउडर वगैरह ले आ सकते हो, जिंजर, मतलब ये सब छोटा मोटा चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है। फूड का ही हो गया। सेफ्टी में आपका चाहिए होता है, मतलब अब आपको फॉर एग्जांपल नाइफ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाइफ कैरी करो। और एक चीज़ जो मैं कैरी करता हूँ, बाकी के शायद देहरादून वाले नहीं करते होंगे, पेपर स्प्रे में कैरी करता हूँ। हाँ, वो तो नाइफ से बेटर है। हाँ, बट लोग सोचते हैं जानवरों के लिए, मैं जानवरों के लिए नहीं कैरी करता हूँ, इंसानों के लिए करता हूँ। इंसान ज़्यादा जानवर है आज की डेट में। तो फॉर एग्जांपल मैं रात को सो रहा हूँ कुछ आगे, तो पेपर स्प्रे बढ़िया है। हाँ, और तीसरा रहने के लिए स्लीपिंग बैग और टेंट और मैट। तो वो सबसे मेन है, टेंट, स्लीपिंग बैग और मैट। मतलब एक तो रहने का भी हो जाएगा आपका, दूसरा आपका पैसा बहुत बचाता है। लेकिन आप इतना सारा सामान ले आते तो एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता होगा। बहुत। कितने किलो का लोड रहता हो? मतलब 15 साइकिल रहती है 16 किलो की, मैं हूँ 65 kg का। मतलब साइकिल में ये होता है कि तुम्हें अपना वेट भी कैरी करना होता है ना, और वो सामान अराउंड 30 किलो का हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब वही 120-30 किलो तो हो ही जाता है ओवरऑल। चढ़ाई में पीछे वाला सामान धकेलता है, और ढलान में आगे वाला सामान और नीचे लेके जाता है, तो होता है काफ़ी मुश्किल तो है। मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने इतनी साइकिल टूर कर दी और मेरे लिए आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े लेवल के भी है टूरिंग करते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, वो भी ये बोलेंगे कि डे टू डे मतलब हैवी होती जाती है, और पैकिंग और मतलब डिफ़िकल्टी। तो ऐसा तो है। चाकू, स्प्रे, और मतलब आपने 4 धाम यात्रा भी करी थी एक बार? मतलब प्लान किया था पर हो नहीं पाई थी वो। नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब फिर लेकिन ब्रेक में हुई थी? हो गई थी, पूरी हो गई थी, लेकिन ब्रेक, हाँ थोड़े ब्रेक में हो गई थी। पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को रिकॉर्ड बनाना है। देखो मैं रिकॉर्ड के लिए तो जाते नहीं, तो मस्ती के लिए जाता हूँ। मतलब कोई भी पूछता है हमारा साइकिलिंग का मोटिव क्या है, मतलब बहुत लोगों का मोटिव होता है सेव एनवायरमेंट, ये बट मेरे तो कोई मोटिव नहीं। मैं तो सीधे बोलता हूँ मैं घूमने निकला हूँ, बस मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिलिंग है, चिल मारने निकला हूँ, फिल्म मेकिंग करने निकला हूँ, और बस ये तो
ऐसा कुछ नहीं था मेरे को कि मेरे को हाँ इतने दिन में टूर करना है। ऐसा तो करने को तो मैं फिर जल्दी जल्दी करता, मैं यमुनोत्री जाता फटाफट, गंगोत्री देन केदारनाथ बद्रीनाथ, बट उस बीच में फिर मैं तुंगनाथ भी गया, रुद्रनाथ भी गया, तो अपने दोस्त के गाँव में भी घूमा। फुल सफ़र के मज़े लेके चलते हो? सफ़र के मज़े भी लिए और उस सफ़र ने मेरे मज़े भी बहुत लिए। मतलब वो एग्जैक्ट मेरा प्लान था कि मैं 15 दिन में घर आ जाऊँगा, हाँ। बट मैं कहाँ पूरे से? 4 धाम करके। अच्छा अच्छा। बट पूरे 30 दिन बाद घर आया मैं, एग्जैक्ट 30 डेज। बढ़िया। तो क्योंकि बहुत ही बारिश वगैरह काफ़ी हुई, मैं बीमार हुआ था, 4 दिन तक मैं अपने दोस्त के घर में था। अच्छा। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। देन होता क्या है कि अगर आप गंगोत्री करके आपको केदारनाथ जाना होता है तो आप डायरेक्टली वहीं से घमसाली होते हुए निकल जाते हो। घनसाली होते बट मेरा सामान पूरा गीला था, पूरा गीला, क्योंकि मैं लैंडस्लाइड में फंसा था, बारिश में फंसा था, तो मेरा स्लीपिंग बैग टेंट सब गीला था। तो वापस मैं देहरादून आया, सामान चेंज किया, एंड देन 3 दिन बाद यहाँ से ऋषिकेश और श्रीनगर होते हुए केदारनाथ। तो सबसे मुश्किल राइड कौन सी रही है अभी मतलब? सबसे मुश्किल तो देखो, सबसे पहली राइड जो थी हमारी, सबसे पहला टूर हमेशा मुश्किल होता है, चक्राता वाला। चक्राता वाला। तो डे 1 चक्राता तो चलो ठीक था, 100 किलोमीटर्स ठीक था, क्योंकि हम रोड से जा रहे थे। डे 2 में ये था कि डे 2 हम लोग पहले 28-30 किलोमीटर साइकिलिंग करें, उसके बाद हमको मतलब एक पहाड़ से 3 किलोमीटर ट्रैक करते हुए जाना है साइकिल और सामान के साथ, और वहाँ पे और कोई नहीं हमारे अलावा। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। फिर चलो हम जैसे जैसे ऊपर पहुँच गए, अब आते हैं मेरी लाइफ की फर्स्ट कैंपिंग। ना किसी से पूछा हमने कि कैसे कैंपिंग करनी है, बस कैंप टेंट लगाया और हमने सोचा कि चलो खाना बनाएंगे हम लोग आग जला के। मूवीज़ दी वीडियोस में देखते हैं ना कि आय हाय आग जल जाती है, फिर तो खाना क्या बनता होगा। तो वहाँ कोहरा इतना था कि आग ही नहीं जली। और हमने कहा यार अब तो अंधेरा हो गया और हमको लगता है अंधेरे में तो रहना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट थी ना कि हमको लगा अंधेरे में मतलब कोई बाग आ जाएगा। तो हम लोग टेंट के अंदर आए, तो कुछ ऑप्शन था नहीं, कच्चे ओट्स खाए, दूध ऐसी पैकेट फाड़ के दूध पी लिया और बिस्किट्स खा लिए, तो ऐसे रात निकाली। और उसके बाद होता क्या है कि हम लोग सोते हैं 11 बजे और 12 बजे बाहर से आवाज़ आती है घुर्राने की। अच्छा। 4-5 मतलब जानवरों की घुर्राने की आवाज़ आती है। वो कुत्ते थे कि क्या थे कुछ नहीं पता, बट हमें तो बागी लगी, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम पूरी रात नहीं सोए। मतलब लाइक फर्स्ट कैंपिंग इतनी डिफिकल्ट और इतनी डरावनी थी। सुबह तक हम एक दूसरे की आंख में देख के ऐसे बैठे हुए चुप 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 ऐसे थे, मतलब सोए नहीं क्या फिर रात? बिल्कुल नहीं सोए। बस सुबह टेंट खोला, देखा रोशनी आ गई, तब बाहर निकले हम लोग। अच्छा। बट वही मेमोरेबल है, मतलब बताने के लिए है वो, आज वो स्टोरी है मेरे पास बताने के लिए। और दिन आपको याद रहने, लेकिन वो दिन याद रहता जो ऐसी कांड होते हैं। वो तो चलो डिफिकल्ट था, बट सबसे मौत वर्ड यूज करूंगा, मौत आने वाली जो मेरी टूरिंग थी वो मेरी 4 धाम ही थी। मतलब यमुनोत्री में गया, एक तो सबसे हैवी पैकिंग थी। छोटी साइकिल है मेरी, 3 टाइप की साइकिल होती है, 26, 27.5, 29। तो मेरी 26 है। तो उसमें एक्चुअली टूरिंग नहीं की जाती है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो ऊपर से उसमें मैंने सामान इतना ज़्यादा रखा था, इतना ज़्यादा, वो कैपेबल ही नहीं थी साइकिल की। तो मैं जैसे तैसे यमुनोत्री गया, तो मैं जब यमुनोत्री से आ रहा था तो बारिश इतनी हुई। साइकिल ले आओ यहाँ पीछे फ्रेम में। आपको फ्रेम में रखी नहीं चाहिए वैसे साइकिल पहले। नहीं पहले रखी हुई थी हमने, पर हमने वाला पॉडकास्ट में देखा था हमने रखी थी। इसीलिए रखी थी ना क्योंकि पीछे हम कचरा जलाते हैं। अच्छा। उसको छिपाने के लिए रखी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ आप कंटिन्यू करो। हाँ तो मैं जैसे यमुनोत्री में जैसे थे चला गया। तो यमुनोत्री से जब मैं आ रहा था तो यमुनोत्री आप ऊपर भी ले जा रहे थे साइकिल? हाँ यमुनोत्री का भी आपको पता है। हाँ। यमुनोत्री में साइकिल, मेरा तो ये था ना, मुझे 4 धाम पूरी साइकिल लेके जानी है। दर्शन कराने अपनी साइकिल को, मुझे तो मैं तो कर ही लूंगा, बट साइकिल को भी दर्शन कराने, ये वाली साइकिल को, तभी रिटायर करूंगा इसको मैं। अच्छा। तो यमुनोत्री में ले जा रहा था। यमुनोत्री का ट्रैक एक तो बहुत ही संकरा है, पतला है काफी और काफी स्टीप है। तो उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया साइकिल ले जाने। 4-5 किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है टू बी प्रिसाइज। 7 है, 7 ज्यादा नहीं होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि पतला रास्ता है, भीड़ बहुत है और तुम कंटिन्यूसली नहीं चल पाते, कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है और वही थकान लगाती है। अगर एक बारी में चल रहे हो ना, मोमेंटम रहता है। तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया मेरे को। तो मैंने तिकड़म भी लड़ाए, पुलिस ने रोक लिया था आपको? बहुत सोर्स भी काफी लगाए मैंने। कुछ परमिशन नहीं मिली। फिर मैंने पालकी वाले को बोला भैया मेरी साइकिल डाल के ले जाऊंगा। तो पालकी वाला कह रहा 10,000 रुपये लूंगा। तो लास्ट में इंसानों के भी इतने लेते हैं 10,000 रुपये? हाँ सीजन में ना 10,000 लेते हैं वो। मतलब वो साइकिल को एज अ पैसेंजर ही समझेंगे ना। तो उन्होंने कहा देखो 10,000 लेंगे। तो मैंने कहा छोड़ो, प्लान ड्रॉप करो। पैदल गया ऊपर, पैदल नीचे आया। फिर सामान पुलिस वालों ने क्यों रोका? वही कि एक्सीडेंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा आप नीचे आराम से वो करते हुए आओगे? ऐसा हो सकता है उनको देखो, अब उनकी भी गलती नहीं है ना। अब कुछ हुआ बाई चांस, कुछ हुआ, मैं इधर का उधर हुआ तो मैं तो आऊंगा, पर उन पे ज्यादा बात है कि तुमने परमिशन कैसे दे दी। तो उनके लिए भी मैं बुरा नहीं होऊंगा। हाँ मैंने वीडियो में ये बोला था कि इनकी कोई गलती नहीं है, बट काश दे देते परमिशन।
तो फिर वापस आया, तो वापस आ रहा था मैं, तो चलो हो गया, जिस तरह से वापस आया। अब आते हुए होगी बारिश, और मुझे साइकिल चलानी क्योंकि मेरा स्टे फिक्स था, मेरे दोस्त का गाँव था नंदगांव, मुझे वहाँ जाना था। बारिश होगी, भीग गया, चलो बारिश हुई, वीडियो शूट कर रहा था। फिर दोस्त के घर गया तो देखा गोप्रो गायब। गोप्रो गायब कहाँ से? पॉकेट से, रेनकोट के पॉकेट से गोप्रो गया। हाँ। गोप्रो हीरो 9, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसे। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मैं ऐसे वो नहीं, टेंस नहीं होता ज़्यादा जब चीज़ें होती है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था मुझे मिल जाएगा। तो फिर अगले दिन हम सुबह कार में गए ढूंढने के लिए 6:30 बजे, और मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं चले और मेरी नज़र पड़ गई सड़क किनारे और मुझे मिल गया। अच्छा, मतलब क्या ही बोले, मतलब ऐसे मिल गया? सड़क किनारे पड़ा था, ब्लैक कलर का, और गाड़ियाँ चली हुई थी इसके ऊपर से, काफी 50-60 गाड़ियाँ तो चली होगी। क्रैक व्रैक था वो तो टेम्पर्ड था, तो बच गया गोप्रो। और पूरी रात बारिश में भीगा एंड चल रहा था, बैटरी फुल थी, तो मजा आ गया। बट लैपटॉप तो खराब हो गया था बारिश में, लैपटॉप तो खराब हो गया, तो 50,000 का नुकसान मेरा वही हो गया था। तो चलो गोप्रो मिल गया, गोप्रो लेके घर आया, और गले में दर्द होना शुरू हुआ, सर में दर्द होना शुरू हुआ, पेट में दर्द शुरू हुआ, पूरी बॉडी मतलब खत्म हो गई। तो बेस्ट पार्ट ये थी कि मैं दोस्त के घर में बीमार हूँ नंदगांव में, तो मेरा सिद्धांत उसका नाम है, और उसकी फैमिली है, तो भगवान कहूँगा मैं उनकी फैमिली को। तो हुआ क्या कि वो सिद्धांत स्पेशली, वो देहरादून में था, उसकी फैमिली थी जिस वहाँ पे, तो वो स्पेशली मेरे लिए गाँव आया। अच्छा। नीरज आया मेरे गांव में, तो उसको देखो देहरादून से? हाँ, देहरादून से, वो स्पेशली गाड़ी में वहाँ आया। अच्छा। जल्दी। और मैं हो गया उसी टाइम बीमार। अब मानोगे नहीं कि मैं ऐसा बीमार आज तक कभी हुआ ही नहीं कि मेरा मुंह खुला है, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी सांस आ रही है बस, और मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ। अच्छा। उसके घर वालों ने मतलब मुंह पे चम्मच रख के खिलाया, मेरी पूजा तक करी, आप ब्रश तक कराया, मतलब समझ रहे हो, सुबह उठने से लेके बेड तक उठने तक 4 चाय मेरे हाथ में आती थी, लेमन टी, कभी ये टी वो टी, फिर ब्रेकफास्ट आता था, मतलब ऐसा 3-4 दिन तक चला ये। अच्छा। अब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता किसी से ये, जितना उन्होंने मेरे लिए किया। मतलब वो नहीं होते तो मैं सच में वो ट्रिप को कर ही नहीं पाता। मेरे घर वाले बहुत वो परेशान हो गए थे, काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि कहाँ है ये, स्टेटस नहीं डाल रहा है, अपलोड नहीं कर रहा है। तो थैंक यू सिद्धांत मेरे भाई, थैंक यू यू एंड टू योर फैमिली भाई, जान बचाई उन्होंने सच में, कसम से बहुत। उसके बाद भी मेरी हालत ख़राब थी, मैं निकल गया जैसे तैसे, बट ज़्यादा दिन मैं रुक नहीं सकता था, तो 4 दिन मैं रुका एंड फिर निकला। फिर उसके बाद गया उत्तरकाशी जाते थे मेरी बहुत वाट लगी, क्योंकि गला ख़राब था, बॉडी ख़राब थी। तो फिर वापस कुछ आपने चेक कराया, बताया उन्होंने क्यों हो रखा है? वहाँ पे ना बिल्कुल बाहर जाने का मेरे पास था ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं था, बस बीमार हो गया था मैं, भीगने की वजह से, बस भीगने की वजह से हुआ था। तो वही उन्होंने केयर वेयर करी, एक्चुअली उनकी फैमिली बैकग्राउंड, मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड है ना, तो उन्होंने अच्छे से केयर वेयर की मेरी, तो हो गया था मैं ठीक उनकी वजह से। फिर देहरादून आया, फिर आपने सोचा मैं देहरादून भी इसलिए आया, मैंने सोचा रिकवरी करूंगा, अच्छा खाऊंगा पीऊंगा ना, क्योंकि जरूरत होती है। कुछ नहीं खाया, गला खराब था, दूध तक नहीं पिया, ऐसी हालत में निकल गया श्रीनगर। घर वाले अलाउ भी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती निकला मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ श्रीनगर बद्री के, हाँ केदार बद्री के लिए। फिर वही पहले मैंने केदार बद्री पहले भी किया है साइकिल में, पहले भी किया आपने? 2019 में। अच्छा, हाँ 2019 में किया था। तो वो सेम वही रूट फिर मैंने, मतलब पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि वही घर से निकल रहा। इस बार आप अकेले गए थे? इस बार अकेले गया। हाँ। तो पिछली बार ग्रुप्स के साथ गए थे? पिछली बार हम 2 लोग गए थे, ऋषभ भट्टर है उनका नाम। अच्छा। तुम 2 लोग गए थे, देन इस बार तुम अकेले गया था। तो आप पहले मतलब बद्रीनाथ गए थे? केदारनाथ? पहले केदारनाथ गया था, तुंगनाथ गया था और बद्रीनाथ गया था। अच्छा। तो मतलब आप साइकिल लेके पूरे ऊपर मंदिर तक गए थे? हाँ, पिछली बार में केदार मुश्किल हो जाता होगा ऊपर तक ले आना? मुश्किल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये कि केदारनाथ का यहाँ लोग चल नहीं पाते हैं, आप साइकिल में। हाँ ये तो है, पर मैं ये कहूँगा कि केदारनाथ जाना फिर भी आसान है, यमुनोत्री जाना ज्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा। क्योंकि यमुनोत्री ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, भले 7 किलोमीटर बोलने के लिए है, वहीं 18 किलोमीटर केदारनाथ है, पर केदारनाथ का मतलब रूट काफी चौड़ा है, आप आराम से चल सकते हो। बट यमुनोत्री का काफी डिफिकल्ट है, स्टीप क्लाइंब है। बट जो लोग ये वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको केदारनाथ जाना है साइकिल में, तो आप जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो रोड बहुत बढ़िया होगी, अब तो गुप्तकाशी के बाद होगी बढ़िया। हाँ नहीं, देखो गुप्तकाशी के बाद हमेशा खराब रहती है रोड, हमेशा, और सीजन में जाओगे तो ट्रैफिक भी मिलेगा, रोड भी खराब रहेगी। मैं इस बार गया था तो मुझे भी भीड़ मिली थी काफी। अच्छा। बस ये कि हम लोग केदारनाथ की चढ़ाई सुबह सुबह स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हम 2 बार ही गया मैं, तो दोनों बार सुबह सुबह। पहली बार तो हमने 2:30 बजे शुरू की थी, इस बार मैंने 3 बजे की, क्योंकि कभी कभी पुलिस रोक देती है, तो बेटर है कि अंधेरे में चेक पोस्ट क्लियर। पुलिस वाले की साइकिल के लिए हाँ, रोकते हैं कि सबको ही रोकते हैं? नहीं, सिर्फ साइकिल वाले को, मतलब ऑब्वियसली, मतलब एक इंसान नॉर्मली पैदल तो जा नहीं रहा, एक चीज ऐसी चीज लेके जा रहा है जो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। चला के नीचे लाया, कोई इशू हो गया तो हमारे ऊपर तो बात आएगी, ऊपर से मतलब वहाँ की जो पुलिस जो है उनके ऊपर भी बात आ सकती है कि उन्होंने परमिशन कैसी थी, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। बट हाँ कि मैं तो चला के इसे अंधेरे में निकाल देता हूँ, चेक पोस्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक ही चेक पोस्ट पड़ता है मेन, स्टार्टिंग में पड़ता है, उसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद कोई इशू नहीं रहता। तो
यही है। पिथौरागढ़ भी जा रहे आप? रिसेंटली हाँ, मतलब लास्ट जो मेरा सोलो टूर था वो मेरा पिथौरागढ़ का ही था। अच्छा। मेरा ये है कि मुझे उत्तराखंड के सारे रीजन कवर करने हैं। अब ये कि सारे गांव तो मैं कर नहीं सकता, इतने गांव बट ये कि रीजन जैसे हम बोलते हैं ना, चमोली, कुमाऊं, गढ़वाल, तो मैं गढ़वाल जा चुका हूँ, चमोली आ चुका हूँ, टिहरी में जा चुका हूँ। तो मेरा था जौनसार जाना है। जौनसार में मतलब मेन तो मेरा था कि मुझे जाना है कौसानी साइड अंदर, धारचूला वगैरह, बट इतना टाइम था नहीं, मौसम भी खराब रहता है, तो मैंने कहा पिथौरागढ़ चलते हैं। तो गए पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ शहर तक गए थे मतलब? हाँ, मेन शहर तक गया था। एंड ये था कि वहाँ पे कुछ साइकिलिस्ट है, कम्युनिटी है वहाँ साइकिलिंग की, तो उन्हें इनवाइट भी किया था कि आओ पिथौरागढ़ आओ। ट्रेल राइडिंग भी करी थी? ट्रेल राइडिंग करी थी, बहुत मजा आया पिथौरागढ़, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। तो मतलब इतने सारे आप टूर करते रहते हो, इसके अलावा पिथौरागढ़ के अलावा भी कहाँ कहाँ किया आपने? पिथौरागढ़ से पहले देखो मैं आपको सीधा बताता हूँ सीक्वेंस में। फर्स्ट मैंने चक्राता गया था, हम 2 लोग थे। उसके बाद उसके 10 दिन बाद हम लोग चले गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। उसके बाद हम लोग ने हाँ, उसके बाद हमारा टूर था हनोल चक्राता का। ये सब 2019 में? ये 2020 में गया था मैंने, अप्रैल में गया था। मतलब यहाँ मसूरी से लाखा मंडल से फिर हनोल चक्राता होते हुए वापस 4-5 दिन का टूर था। देन उसके बाद मैं अपने गाँव गया था फर्स्ट टाइम। मेरा जब मैंने साइकिल ली थी तो मेरा इकलौता ड्रीम था साइकिल में अपने गाँव जाने का, इकलौता। अच्छा, केदार बद्रीनाथ तो कभी था ही नहीं, फर्स्ट इकलौता ड्रीम था मेरे को गाँव जाने के बाद साइकिल में। तो उठाई साइकिल और 2020 में निकल गया मैं अकेले साइकिल में, गाँव चला गया, मजा आया काफी। अच्छा, कहाँ पड़ता है? मेरा गाँव पौड़ी पाबू। अच्छा, पाबू। गाँव का नाम है बिशल। और नानी का जो है वो भी पाबू से आगे जाके कुई। अच्छा। तो नानी के गाँव भी मैं पिछले साल गया था। पौड़ी में भी रहा हूँ 3-4 साल, गुरुद्वारी कॉलेज से किया आपने? अच्छा, मैं भी पौड़ी में 8-9 साल रहा हूँ, मेन पौड़ी में। हाँ, बढ़िया है मेन पौड़ी में। ठीक है, बट जब मैं पौड़ी में था उस टाइम पानी की बहुत किल्लत थी। हाँ, पानी की तो है अभी भी। तो वो मैं तो नहीं समझ सकता, हमारी माताएं समझ सकती, क्योंकि हम तो छोटे थे, हम तो ज़्यादा काम नहीं करते थे। तो मम्मी के बोलने पे हमने कहा चलो भाई ज़्यादा नहीं सहन कर सकते, चलो देहरादून। तो 2010-11 में आगे हम देहरादून आ गए थे। अच्छा। पौड़ी में बहुत सहन किया, मतलब पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। गाँव गए, उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद फिर मैं गाँव से जब मैं यहाँ आया, तो अब जो मेरे साथ साइकिलिंग करते थे तो वो मेरे से सीनियर थे 3-4 साल, तो उनकी जॉब लग गई थी कहीं पाई गेस ना। अच्छा। वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उनके कोई। तो उसके बाद अब मैं अकेला रह गया। मुझे अब फिर होता गया साइकिलिंग में आपको पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे कमेंट्स मैसेजेस तो मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार तो आ गए होंगे अभी तक कि मुझे आपके साथ साइकिल चलानी है। मैं बहुत अच्छी साइकिलिंग करता हूँ, बजट फ्रेंडली टाइप बंदा हूँ, बट कुछ ना 1-2% आ ही जाती है प्रॉब्लम। फिजिकली आप उनसे स्ट्रांग होते हैं, या तो मैं उनसे स्ट्रांग हो, या तो वो मेरे से स्ट्रांग होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। वो बजट फ्रेंडली क्या पता ना हो इतने, क्या पता मैं ना। कुछ सिचुएशन ऐसे भी आती है जहाँ पे रात को होता है कि रूम ही चाहिए, टेंट में नहीं रह सकते ऐसा। बहुत सिचुएशन ऐसी आती है कि आप इतने लेट पहुंचे हो रात को अपने टेंट लगाने के लोकेशन पे कि आपको खाना खाने का टाइम ही नहीं है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि बिना खाए हम सो गए, क्या पता सामने वाला मैनेज ना कर पाए। तो नेगेटिव तो मेरे हिसाब से आना ही नहीं चाहिए तो फिर मैं करता ही नहीं किसी के साथ चाहिए नहीं इसमें। हाँ, तो इसलिए मैं कभी किसी के साथ टूरिंग करता ही नहीं है। तो जो भी वीडियो देख रहे हो, मैं नहीं कर सकता आप लोगों के साथ टूरिंग। आप लोग कितने मुझे मैसेज कर लो, बहुत मुश्किल होता है, होप आप लोग समझो। तो उसमें फिर फर्स्ट मेरा था कि मुझे नैनीताल जाना था। तो मैंने कहा फर्स्ट टूर मैं नैनीताल के लिए करूँगा। तो दिसंबर की बात है शायद, ये 8 या फिर 10 दिसंबर। ठंडा होता है, आपको भी पता है, बहुत ठंडा होता है। और नैनीताल में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा होता है। तो मैंने कहा अकेला टूर है, पता है साइकिल में जब निकलते ना, मतलब बहुत धक धक होता है दिल। वैसे तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ, बाइकर सोचा कार वाले सब अगर निकलेंगे सबके दिल में धक धक होता है, इतना मानता हूँ। ट्रैवलिंग भी एक तरीके से मतलब आर्ट है, आपको अकेले घूमने निकलना, एक्सप्लोर करना है, ऐसा नहीं कि बस निकल गए तो मज़े ही मज़े। तो मैंने कहा चलो कल चलेंगे। मेरी इतनी फटी लिटरली, इतनी मतलब ऐसा हो रहा था, मैंने कहा प्लानिंग कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मेरी बस की नहीं है भाई, मैं तो सोच के मर जाऊँगा, इतना मतलब वाट लग गई थी, इतना डर लग रहा था। फिर एक दिन प्लान कैंसिल किया, चिल आउट हुआ, शांति ली। फिर अगले दिन मैं नैनीताल के लिए सुबह 4 बजे निकला और बस 4-5 किलोमीटर ही चलाई, तब तक थोड़ा डर सा लग रहा था। उसके बाद मस्त रिलैक्स होकर निकला। डे 1 काशीपुर पहुंचा 200 किलोमीटर चला के हाईवे में। फिर अगले दिन काठगोदाम, तीसरे दिन नैनीताल। बट बहुत अच्छा टूर था, फर्स्ट टूर था। कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं आई साइकिल में, ना मुझ पर कोई प्रॉब्लम है फिजिकल। काफ़ी मज़ा आया, आते हुए ट्रेन में आया, उसका भी अलग मज़ा आया। अच्छा, ट्रेन में साइकिल अलाउड होती है ना? अलाउ होती है, बस अलग से आपको उसका पैसा देना होता है। वो साइकिल पीछे जाती है। अच्छा, जो उसका वो होता है ना। उसके अलावा मतलब नैनीताल और ये सब आप मनाली हिमाचल भी गए थे? मैं मनाली नहीं गया था, मैं हिमाचल में तीर्थन वैली गया था। एक्चुअली मेरे एक भैया है, तो वो उनका टूरिज्म डिपार्टमेंट, मतलब टूरिज्म वगैरह का उनका बिजनेस है कुछ। तो तीर्थन वैली में उनका पैराग्लाइडिंग का कुछ बिजनेस स्टार्ट हुआ था। उन्होंने कहा नीरज आओ घूमो तीर्थन वैली। तो उनकी वजह से मैंने तीर्थन वैली गूगल में मतलब सर्च किया। मैंने कहा ये तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, मतलब बहुत सारी मूवीज की शूटिंग तो वही है, लोगों को पता भी नहीं है। किस साइड पड़ता है?
ये आपका पड़ता है जैसा अगर आप यहाँ से हिमाचल जाते हो चंडीगढ़ रूट से, तो बीच में एक और टनल आती है जिसको अगर आप पार करोगे तो आप मनाली शिमला के लिए निकलोगे, सीधा जाओगे तो तीर्थन। तो जब मैं जा रहा था तो सारा ट्रैफिक मेरे साथ चल रहा था, ऑब्वियसली सब लोग घूमने जाते हैं, तो जब वो पॉइंट आया ना तो सारा ट्रैफिक मनाली के लिए मुड़ गया और मैं अकेला तीर्थन जा रहा, क्योंकि सबको मनाली शिमला पता है ना, हिमाचल इज टू मनाली शिमला कसौल खीरगंगा ट्रैक है ना, स्पीति लेह लद्दाख। अब मैं तो घूमने गया था भाई, मुझे तो जाता शांति वाली एरिया, तो बस गया तीर्थन बहुत सुंदर जगह है, मतलब अल्टीमेट। ये जवानी है दीवानी आदि वहीं शूट हुई है। अच्छा, बहुत अमेजिंग लोकेशन है। और लोग ज्यादा जाते भी नहीं होते। आप जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका ब्लॉग ये पॉडकास्ट देख के मतलब मेरी वीडियोस के बाद क्या आप लोग काफी जाने लगे तीर्थन ना, अब हर जगह ही जा रहे हैं। बट ये कि स्टिल मतलब जितने लोग मनाली के लिए मुड़ते हैं ना, उससे आधे से भी आधे लोग नहीं मुड़ते तीर्थन की साइड। बट बहुत सुंदर जगह तीर्थन, ऐसी जगह बस आप घुस जाओ, बस वही आपका घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक, आपने इतनी सारी वो कर ररखी, तो कभी ऐसे कोई मेजर इंजरी वगैरह हुई क्या? नहीं, भगवान की कृपा से ना हुई, और मैं नहीं चाहूंगा कि ना ही हो। मेरा घुटना भी दर्द नहीं हुआ आज तक, क्योंकि होता क्या है कि मैं सिर्फ साइकिलिंग नहीं करता हूँ, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह में खेलता रहता हूँ। और थैंक यू आपने बीन बैग रखा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने 2 साल बाद बैडमिंटन खेला। पूरे ये वाला राइट एरिया पूरा मेरा भी अकड़ चुका है, क्योंकि होता है ना 2 साल बाद अगर मसल स्मैश मार रहा है मैं जबरदस्त, ये पूरा राइट वाला हिस्सा मेरा भी वो रखा है, तो अभी मस्त बैठा हूँ। तो स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते रहता हूँ, कभी कभार रनिंग भी कर लेता हूँ, और साइकिलिंग भी मैं करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने जाता हूँ तब करता हूँ, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है टूरिंग वगैरह पे। और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो इतने इंजरीज नहीं आते। तो कोई साइकिल पे निकला है सोलो राइड या फिर कोई लंबी राइड के लिए पहली बार निकला, तो उससे क्या करना चाहिए? कोई बिगिनर लेवल का है? अगर लंबी राइड पे निकला है तो मैं बोलूँगा पहली लंबी राइड पे तो मत ही निकलो, छोटी मोटी राइड्स करो। और लंबी राइड के लिए ना आप कभी ये मत सोचो कि मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना, आप मजे करने के लिए निकलो, ऑटोमेटिकली आप डिस्टेंस तो कवर ही कर दोगे। माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, फिजिकल तो बाद में होता है। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिजिकल कुछ काम ही नहीं करेगा। तो लंबी राइड्स में यही है, अपने ऊपर फोकस करो, हाइड्रेशन, पानी वानी दबा के पियो, प्यास लगने से पहले पानी पी लो, भूख लगने से पहले खाना खा लो। अच्छा, ये मैं सब बोल रहा हूँ, मैं कर नहीं पाता। हाँ, बट अगर आप कर सकते हैं तो कर लो, मैं ये कहूँगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स ऐसे कुछ नहीं है, बट ये कि 100 किलोमीटर राइड से पहले आप लोगों को 50 किलोमीटर राइड करना आना चाहिए। सिंपल, 50 से पहले 10 आना चाहिए। 10 आना चाहिए, 10 तो बंदा कर ही देता है मजे मजे, बट ये कि 50 किलोमीटर करना आना चाहिए। और ऐसे नहीं कि वाट नहीं लगेगी, वाट सबकी लगेगी, मेरे को भी थकान लगती है, सबको लगती है। ऐसा नहीं कि मैं टूरिंग करता हूँ दबा के तो मुझे थकान लगती है, मुझे लगती है। मैं तो वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि भाई मैं थक गया हूँ, हाफ रहा हूँ, पानी नहीं पिया जा रहा, तो वो होता है। देहरादून का साइकिलिंग सीन कैसा है? साइकिलिंग कम्युनिटी? अरे बहुत, उत्तराखंड का साइकिलिंग कोर ऑफ मतलब साइकिलिंग कोर जो है वो देहरादून ही है। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट, सबसे ज़्यादा राइडर्स, टफ राइडर्स सबसे ज़्यादा देहरादून में ही है। हालांकि जो नेशनल ट्रायल होते हैं वो आपके हल्द्वानी में होते हैं, बट ये कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट आपकी यही है, कम्युनिटी सबसे बड़ी यहीं की है। कैजुअल भी काफ़ी हैं, एंथुसियास्ट भी काफ़ी हैं। हाँ, कैजुअल राइडर्स बहुत है, घूमने वाले बहुत है, टूरिंग करने वाले बहुत है। और मैंने जब से टूरिंग करना स्टार्ट किया, मतलब वीडियोस वगैरह, तब से तो उसके बाद तो बहुत टूरिंग करने निकले। कोरोना में तो बहुत, कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोरोना ही एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में साइकिलिंग बूम हुआ है, क्योंकि कोरोना में करने कुछ था नहीं, एंड एक दूसरे को देख के लोगों ने साइकिल लिया। साइकिलिंग को देखा जाए तो साइकिलिंग अच्छा स्पोर्ट था, कॉन्टैक्ट लेस स्पोर्ट था। अब 2 लोग भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रह के साइकिलिंग कर सकते थे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तक बोला था कि साइकिलिंग एक अच्छा स्पोर्ट है कोरोना में करने के लिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेस है एंड साथ में। लेकिन कोरोना में इतनी डिमांड आ गई, साइकिल्स के रेट डबल हो गए थे यार। साइकिल्स के रेट बहुत डबल हुए उस टाइम पे, मिल भी नहीं रही थी बहुत ही, मतलब अगर 10,000 की साइकिल 20,000 में तक बिकी है। हाँ, तो बट ये कि बहुत लोगों ने कोरोना के साइकिल उठाई और आज तक चला रहे हैं, बट 80% लोग थे जिन्होंने कोरोना में उठाई बट अब नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अब ऑफिस वगैरह हो गए हैं। हाँ, अभी बेच रहे हैं। तो भंडारी जी, किसी को साइकिल लेनी हो तो मेरे ये क्या होता है कि फ्रेम साइज वो सब 26 इंच 27 इंच और टायर साइज की क्या क्या देखना पड़ता है? जब लेते हैं तो कुछ चीज़ें मैटर करती है, वो है साइकिल की ज्योमेट्री, साइकिल का फ्रेम साइज और साइकिल का टायर साइज। तो टायर साइकिल में 3 टाइप के होते हैं अगर माउंटेन बाइकिंग में जाओ। वैसे तो छोटे छोटे भी होते हैं, बट मैं मेजर बोलूँगा जो हमारे लोगों को चाहिए होते हैं 26, 27.5, 29er। अच्छा, तो अब हाइट के अकॉर्डिंग होता है, किसी की हाइट अगर 5'5" है, 5'4" है तो वो 26 पे जा सकता है। अच्छा। सबसे छोटा। फिर 5'7" से लेके 5'8" है तो वो 27.5 में जा सकता है। उससे ज़्यादा बड़ी है तो 29 में जा सकता है। 3 ही साइज में आते हैं, 3 ही साइज में टायर आते हैं। और माउंटेन बाइक में वैसे अलग अलग कैटेगरी होती है, बट मैं आपको माउंटेन बाइक का बताऊंगा। और फिर आता है आपका फ्रेम साइज होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। अच्छा। बाकी ज्योमेट्री होती है, वो भी अगर आप चलाओगे, कुछ हैंडल दूर होते हैं, कुछ पास होते हैं, तो वो राइडिंग लॉन्ग राइड के लिए क्या पास वाला सही रहता है? लॉन्ग राइडिंग के लिए देखा जाए तो अब ना, ये मैं तो ये बोलूँगा कि ये राइडर्स के ऊपर है।
अब मेरे को तो पास का सूट करता है, बट हर किसी को नहीं करता है। अब मेरी ज्योमेट्री वैसी हो चुकी है, तो वैसे साइकिलिंग में ना राइडर्स और साइकिल का आपस में बैलेंस होता है, एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते हैं। मुझे जैसा चाहिए साइकिल मेरे अकॉर्डिंग वैसी होनी चाहिए, तो ये मैटर करता है इसमें। साइकिल का मटेरियल भी होता है कि स्टील का? स्टील होता है, स्टील का तो सबसे सस्ता मिलता है। सबसे सस्ता स्टील होता है, सबसे हैवी भी स्टील होता है। फिर आता है एल्यूमिनियम अलॉय, फिर उसके ऊपर आता है कार्बन। कार्बन तो सिर्फ प्रोफेशनल यूज करते हैं, क्योंकि काफी महंगा भी आता है। कार्बन महंगा भी आता है, वो मतलब प्रोफेशनल्स यूज करते हैं सिंपली, तो काफी स्ट्रांग भी होता होगा। देखो स्ट्रांग भी होता है, बट सबसे स्ट्रांग स्टील होता है। अच्छा। टूरिंग बाइक्स मेनली जो प्रोफेशनल, जैसे बाहर इंडिया में तो चलो नॉर्मली बाइक पैकिंग टूर करते हैं, बट बाहर तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो वो लोग स्टील बाइक का यूज़ करते हैं। टूरिंग बाइक भी बहुत अलग होती है, ये माउंटेन बाइक में टूरिंग नहीं होती है, उसकी अलग से बाइक आती है टूरिंग बाइक। तो वो स्टील बाइक होती है, क्योंकि स्टील लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब कोई 3-4 साल के टूर पे निकला है, अच्छा। तो बार बार साइकिल तो चेंज करेगा नहीं, तो स्टील बाइक में निकल जाता है। आपका है कोई ऐसा लंबा टूर करने का विचार, पूरे इंडिया घूमने का? या फिर नहीं, मेरा पूरे इंडिया घूमने का तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। देखो मैं सिंपल बता दूं कि मेरे को ना मज़े लेने का शौक है, मतलब साइकिल में। मेरे को ये नहीं कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है। जैसे मैं केदारनाथ गया था, मेरा सिर्फ केदारनाथ गोल नहीं है, मुझे श्रीनगर में भी घूमना है, मुझे रुद्रप्रयाग में भी घूमना है, मुझे गुप्तकाशी में भी घूमना है, मुझे काशी विश्वनाथ भी जाना है, मुझे हर मंदिर पे जाना है, गंगा दर्शन जाना है श्रीनगर में, अलकनंदा घाट जाना है। तो मेरा ऐसा नहीं कि मुझे ऑल इंडिया घूमना है। अच्छा। मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना कि हाँ मैं कभी मौका मिलोगे तो घूम लेंगे। कभी मौका मिला रिटायरमेंट के एज में तभी घूम पाऊँ, क्योंकि हाईवे में साइकिल चलाना बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग। मैं जब नैनीताल गया था यहाँ से काशीपुर 200 किलोमीटर, मैं इतना बोर हुआ था, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं क्यों निकला। उससे मेरे ट्रेन में आता काठगोदाम तक, क्योंकि अब अगर मैं ऑल इंडिया घूमता तो पूरा आपको पता है सिटी के बीच से जाऊंगा। सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल ही ऐसी जगह है, और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे आपको अच्छे से पेड़ पौधे मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी, तो वही है। तो देखेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, बट ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। तो ऐसा आपका कुछ नहीं है कि पूछता लिमिट वाला वैसा कुछ सीन नहीं? अभी कुछ भी नहीं, मैं ऐसे प्लान नहीं करता कि मेरे को ये करना है। बहुत लोगों को होता है कि साइकिल में ड्रीम है लद्दाख जाना है, बट मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इतना देख लिया वीडियोस में, इतना देख लिया, इतनी चाट ली ना यूट्यूब, तो मन नहीं करता लेह लद्दाख का। तो बिल्कुल भी करेंगे, वो भी ऐसी बात नहीं है, बट अभी तो कुछ प्लान नहीं है। लद्दाख विल कॉल यू, पहले उत्तराखंड तो हो जाए अच्छे से। कौन सी जगह छूट रखी है आपकी उत्तराखंड? अभी उत्तराखंड में मेरा धारचूला रीजन छूटा हुआ है, धारचूला, कौसानी, बागेश्वर, मुंशियारी, बहुत सुंदर है, आपको भी पता है, बहुत सुंदर। उसके बाद मेरा कुछ टीरी का भी कुछ रीजन बचे हुए हैं, क्योंकि टीरी मैं एक ही बार गया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ गया था ना, तो मैं टीरी होते हुए गया था, गंगोत्री से। हाँ, नहीं, फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं उस टाइम क्या था कि लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, आपको पता होगा तोता घाटी बंद हो रही है, तो हमको लंबा रास्ता लेना पड़ा। टीरी से कोरोना के टाइम पे टीरी से जाना पड़ रहा था। टीरी से गए, फिर श्रीनगर, तो हमको लंबा पड़ा, बट ये था कि किस्मत थी कि चलो टीरी भी गए, टीरी घूम लिया, वहाँ पे जेट बोटिंग कर ली, और कैंपिंग भी करी हमने हेलीपैड के ऊपर, तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था। तो ऐसे बस टीरी तभी गया हूँ मैं, बाकी ऐसे टीरी घुमा नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत उत्तरकाशी के कुछ रीजन से वो घूमने हैं, फिर हो गया मेरा उत्तराखंड। बाकी तो गाँव भी घूमते रहेंगे हम, कोई स्पेशल गाँव होंगे। बाकी तो बस एक ही उत्तराखंड कितना भी घूम लो कम ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आप घूम लिए उत्तराखंड, बहुत गाँव है, बहुत सुंदरता है, अलग अलग चीज़। ये आप सोलो राइड और उसमें क्या क्या अंतर रहता है? सोलो राइड वैसे आप ग्रुप राइड करोगे, आप तो ज़्यादा सोलो राइड ही करते हो। सोलो राइड ही करता हूँ मैं। तो सोलो राइड और ग्रुप राइड में फ़र्क तो यही है कि सोलो राइड में एक दिमाग चलता है, वो तुम्हारा होता है सिर्फ। ग्रुप राइड में जितने लोग हैं उतने दिमाग चलेंगे, और उतनी ही अलग अलग टेंट्रम्स होंगे, नखरे होंगे, नखरे बोलूँगा मैं सीधा, है ना। रोना मेरे को अपने अकेले के नखरे संभालने से, सबके नखरे संभालने से बेटर है अपना नखरे संभालो, है ना। सोलो राइड में तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें जो करना है, जब करना है, जैसा करना है करो। अब बहुत लोग ग्रुप राइड प्रेफर करते हैं, सेफ्टी ग्रुप राइड में ज़्यादा होती है ना। एंड ग्रुप राइड में थकान थोड़ी कम लगती है, होता है क्या बातचीत करते बात करते हो, सामने दिख रहा है, अकेले में बोरियत ज्यादा आती है और थकान भी ज्यादा लगती है। बट ठीक है, मैं तो सोलो राइड वाला बन चुका हूँ, मैंने अपने आप को बना लिया वैसा। तो मैं भी जैसे रनिंग करने जाता हूँ सोलो ही जाता हूँ, हाँ, क्योंकि किसी का फोन करो, वो करो, छोड़ो, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है ना। मैं तो ज्यादातर सोलो, मेरा तो सेफ्टी सुफ्टी का नहीं, मेरा इसलिए है कि अपनी मर्जी का मालिक हो जाता हूँ मैं। और मैं उत्तराखंड घूमता हूँ तो मुझे पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ठहरना हो, कोई मुझे अपने घर में होस्ट कर रहा है, तो अपने साथ किसी और को नहीं करवा सकता, ऑब्वियसली ठीक नहीं लगता है। तो अकेले में तो चलता है, तो बट साथ में सबके साथ नहीं। तो आपके फैंस मिलते रहते होंगे आपको, अरे जानने वाले। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा 4 धाम का आप गैस करो, मेरा 4 धाम का टूर कितने में हुआ होगा? एक कितने में होता? फॉर एग्जांपल आप जाते, फॉर एग्जांपल साइकिल से, लेट मी गेस, कितने दिन हुआ था आपका? 30 दिन। 30 दिन हुआ था आपका, तो 40-50 हज़ार रुपये तो लगे। 5,500 रुपये है। 5,500 है? 5,500 रुपये मात्र। 600-700 ऐसे कुछ हुए थे, गिफ्ट भी लिए थे थोड़े मैंने मम्मी के लिए। 5,600, 700, 800, 900 ऐसे कुछ। इतने कम में कैसे? यही सब्सक्राइबर, दोस्त, होस्ट।
क्योंकि मैंने एक भी जगह रहने के पैसे नहीं दिए, केदारनाथ में दिए थे बस 500 रुपये, वो भी अपने उत्तराखंडी थे तो उन्होंने सस्ता कर दिया। तो बाकी कह सकते हो दिन में एक या फिर 2 बार ही खाने के। अच्छा। जैसे कभी कभार तो एक दिन भी नहीं, क्योंकि कभी दोस्तों के घर में रहा, कभी खाना किसी- तो आप लेके ही चलते हो? खाना नहीं, मैं ऐसे मेरे को 3 टाइम का खाना पड़ता होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो चाहिए क्योंकि चाहिए, दिन भर इतनी एनर्जी लगती है साइकिल खाना ही पड़ता है आपको। आप 5 मिनट चलाओगे आपका वो खाना ही पच जाएगा। तो बाहर खा तो कभी का दोस्त जिसके घर में रहा वही अपने डिनर ब्रेकफास्ट कराते, तो सोचो इतना खर्चा हुआ। तो अगर मैं किसी और के साथ जाता तो मुझे नहीं लगता मेरा, क्योंकि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गया तो फिर डे 1 में मैंने टेंट लगाया, डे 2 में मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे होस्ट किया। अच्छा। अब वो हर किसी को नहीं कर सकता ना, मतलब मेरे को किया, क्योंकि सोलो तो मैंने जो था कहीं भी लेटा था। फिर डे 3 से लेके डे 7 तक मैं दोस्त के घर में मैं बीमार पड़ा रहा, उन्होंने केयर करी। उसके बाद डे 5 उत्तरकाशी में मेरे एक सब्सक्राइबर थे पुराने, उन्होंने मुझे 2 साल पहले मैसेज किया था कि भंडारी जी उत्तरकाशी आओगे तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करना। अच्छा। तो मैं वहाँ रहा। फिर उसके आगे उनके भाई ने मेरे को होस्ट किया जिनके घर में रहा मैं, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ। तो फिर केदारनाथ से जाने मेरे रिलेटिव लोगों का बहुत प्यार मिलता था। बहुत मतलब मैं तो सीरियसली बोलूँगा, साइकिलिंग ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मतलब आपसे भी मिला है, बैठ रहा हूँ आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा। अच्छा। पॉडकास्ट से मुझे बहुत प्यार है, बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ। हाँ, किसके देखते हो आप? मैं सबके देखता हूँ, सबके। बाहर के नहीं देखता, जो रोगन वगैरह के नहीं देखता हूँ, बट मैं सारे देखता हूँ, सारे। चलो बढ़िया मुझे बढ़िया। बहुत मजा आता है पॉडकास्ट वगैरह में, तो बहुत प्यार मिला है। जो रिलेट भी करता है ना, क्योंकि आप फिटनेस को प्रमोट कर रहे हो, घूमना फिरना तो मैं दिखा ही रहा हूँ, साथ साथ एक ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं करना नहीं चाह रहा बट वो हो रहा है। मेरा ऐसा नहीं कि मेरा ये फर्ज है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा है इस चीज को प्रमोट करने का, मेरा है कि बस मैं घूम रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि लोग फिटनेस पे फोकस करें। क्योंकि फिटनेस में हमारे यहाँ बहुत ही कम फोकस रहता है। हाँ, कोरोना जब से आया ना तब से फिटनेस को मेरे सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए इंसान को, एंड मेरे हिसाब से दे रहे हैं, अब लोग दे रहे हैं। एंड जब से कोरोना आया लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। अब जैसे हम लोग घर के अंदर जाते हैं ना, अब तो मैं सबसे पहले हाथ ही धोता हूँ। बहुत लोग की हैबिट बन गई है। हाँ, बन गई। कोरोना बहुत कुछ सिखा के गया है। हाँ, मास्क इस हॉस्पिटल में तो अभी पहले नहीं पहनते लोग, लेकिन कोरोना चला गया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर घुसने के लिए आपको मास्क चाहिए। पहले होता था कि एक जो मास्क पहनता था उसको लोग बोलते थे अरे इसने मास्क पहना हुआ। अब उल्टा हो गया, जिसने मास्क नहीं पहना हुआ उसको बोलेंगे भाई तूने मास्क नहीं पहना हुआ। हाँ, तो देहरादून में जैसे वैसे मैं मानता हूँ कि अब देहरादून साइकिल की बात हो रही थी, तो मेरे हिसाब से देहरादून बेस्ट है साइकिलिंग के लिए शहर, क्योंकि आसपास किसी को अगर स्टार्ट करना है शहर, बहुत आप देखो मालदेवता चल जाओ, ऊपर थानो चल जाओ, उधर आपका किमाड़ी चल जाओ, और पहाड़ों में तो जा ही सकते हैं। खैर मतलब आपके सारे ऑप्शन है, आपको प्लेन में चलाने प्लेन में चलाओ, आपको प्लेन में चलाने के पानी में कूदना है, आपके पास वो ऑप्शन भी है। थकान मिटाने के लिए गुल्लर घाटी जा सकते हैं। गुल्लर घाटी, मालदेवता, पूरा देहरादून मालदेवता में था कोरोना में, और चढ़ाई पे चढ़ानी तब का सब कुछ आपके पास। मेरी वीडियोस में सब कुछ है, ऑफ रोडिंग करनी है, ट्रेल्स करने, ट्रेल तो मैंने देहरादून के सारे एक्सप्लोर किए हुए। तो अगर आप किसी को देखना तो मेरी वीडियोस में आपको देहरादून के सारे ट्रेल्स दिख जाएंगे। लक्ष्मण सीध के ऊपर वाला किया तुमने? लक्ष्मण सीध से पूरा जो आपका दुधली निकलता है आपको, मैं पूरा नहीं गया, पूरा गया मैं, आपका मोथरा वाला निकलता है। अच्छा, वहाँ निकलता है। मैं 28 लोगों को लेके गया था अपने साथ, 28 अपने टीम को। हम गए थे अभी वहाँ, हम एक्सपल्स लेके गए थे, वीडियो भी भेजी थी मैंने। हाँ, एक्सपल्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एक्सपल्स से हमने एक थोड़ी वीडियो बनाई देखा मैंने इंस्टाग्राम में आपका, वो एक्सपल्स में। वो भी रास्ता बढ़िया है। अच्छा है, वो बाइकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकिल जा सकते हो, बाइकर्स के लिए तो बहुत मजेदार है। मुझे भी शौक है बाइकिंग का, तो नेक्स्ट ईयर से मेरा भी प्लान है मोटो उसमें घुसने का। अच्छा, मेरे को बड़ा शौक है मोटर क्रॉस वगैरह। ये अपने शार्दुल शाज जो है अपने टीम एवोल्यूशन वाले, बहुत फैन हूँ मैं इनका। रिद्धिमन क्या उनका नाम जो भी है, डर्टी, तो काफी फैन हूँ मैं इन लोगों का, काफी मजा आता है। टीम में वही बात होगी। तो आप रैप वगैरह भी सुनते हैं? करते भी हैं? करते भी हैं, मतलब रैप करता तो नहीं डेली बेसिस पे, बट एक ही म्यूजिक में सारे जॉनर में सारे सुनता हूँ। अभी ऐसा फेस आता है कि कभी हमें रैप सुनने का मन करता है, कभी स्मूथ गाने का। आपने किया भी था एक बार? हाँ, कॉलेज में किया है मैंने रैप। कॉलेज में गाया था मैंने, काम भारी का रैप गाया था। अच्छा। काम भारी एक मुंबई बेस्ड रैपर है, काम मोहब्बत करते थे गली बॉय में भी उन्होंने गाया, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है। मैंने सुन रखा उनका, वो सुन रखा है मोहब्बत करते थे। हाँ, मोहब्बत सुना है। तो मोहब्बत तो ऐसा है कि नॉन जो रैप नहीं सुनते ना, उन्होंने भी वो गाना सुना है, ऐसा बहुत अच्छी लाइन से। बाकी काम भारी गाया था मैंने। तो बाकी डिवाइन को भी बहुत सुना, आजकल नहीं सुनता। अलग अलग मेरे अलग अलग सीजन में अलग अलग जॉनरा चलता है। तो मोस्टली मैं इंडी सॉन्ग सुनता हूँ, हिंदी इंडी सॉन्ग्स, तो वो सुनता हूँ। बाकी रैप वगैरह सब सुनता हूँ। जैसे यहाँ तो डकैत भाई, जैसे कल रात, अभी यहाँ बैठा हूँ, कल रात को 12 बजे डकैत अनिकेत का नया गाना आया है, हाँ उड़े चले। अच्छा। वो भी सुना मैंने कल रात को 5-6 बारी। वो लाइव ही आ रखे थे तो मैंने उसी टाइम सुन लिया उनका गाना। अच्छा। तो टीम एवोल्यूशन के तो सारे गाने, मतलब मॉब डी, अरे राम रगड़ा यही वाली लोकेशन पे गए, शूट हुआ है आई गेस ना, हनुमान मंदिर के पीछे। मोस्टली गाने अपने बाला वाला में शूट हुए, सारे रैपर यही किए ही हैं। बाला वाला, बैड बॉयज, और आपका ये
रेवो हो गया, रेवो वो भी भाई सब वाला वाला बहुत सही काम कर रहा है वो भी ना। पहले मैंने ज़्यादा नहीं सुने बट वही है। पर डकैत और अनिकेत का पेन गेम मुझे सबसे बेस्ट लगता है, दे आर द बेस्ट। एक बार मिला भी हूँ उनसे, मैं धनौल्टी गया था, अच्छा। स्नोफॉल हुई थी तो वहाँ पे मिले थे, अच्छा। बड़ा हग हुग किया था, प्रॉपर फैन बॉय हैं? ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छा काम लगता है। बाकी उनके कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ कब मैं काफ़ी फुटबॉल वगैरह खेला है, कुछ सुनील एवोल्यूशन वगैरह, तो कुछ लोगों से मेरी सुनील बातचीत, भाई, हाँ उनके ये छोटे भाई जो रजत भाई, एडिटर तीनों भाई हैं। हाँ उनसे मेरी काफ़ी एतुन वाला बातचीत में तो है, हाँ उनसे मेरी काफ़ी बातचीत है। वो बाला वाला में थे इसमें। हाँ तो उनसे काफ़ी बातचीत है मेरी, हम लोग साथ में खेलते भी थे फुटबॉल, बहुत खेला है हमने। तो टीम एवोल्यूशन के मैं करना चाहता हूँ टीम एवोल्यूशन के साथ काम वैसे, बट मैं तभी करना चाहूँगा जब मैं भी उस लायक होऊंगा। मतलब मेरे पास उतना रहेगा कि मैं बोलूँगा अरे मुझे आपके साथ काम करना है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं उनको कभी बोलूँगा ना कि मुझे आपके साथ कुछ कोलैब करना है, वो मना नहीं करेंगे, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। बट मैं नहीं चाहता यार मैं उनके लेवल तक पहुँचूँ, उनके थोड़ा बहुत नीचे ही होंगे ऑब्वियसली, बट तभी मैं उनको अप्रोच कर पाऊँगा कि हाँ मुझे आपके साथ कौन सी बाइक लोगे आप? मेरे को तो एक्सपल्स का बहुत शौक है, एक्सपल्स से पूरी रेसिंग किट, रैली किट के साथ, रैली किट के साथ बहुत जगह मुझे तो बहुत शौक है। सही निकाल दिया एक्सपल्स में, बहुत देहरादून में तो बहुत लोगों ने एक्सपल्स कितनी बजट फ्रेंडली है। हाँ, एंड एवरेज भी बढ़िया है उसका। EMI देखो ना, फोन जितनी EMI हो रही है उसकी, 5,000 रुपये EMI है उसकी। इतने का आजकल लोग फोन ले रहे हैं, फोन की EMI में तो वो मिल रही है। बट है मोटर कॉस्ट भी बहुत अच्छा है, लो मेंटेनेंस भी है, मतलब उतना नहीं है जितना अब हिमालयन वगैरह। बट मैं चाहता था कि यहाँ पे भी इस चीज़ के ऊपर एक्सपोजर दे, गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, कुछ तो दे। अब आप लगा लो, जब मैंने सुना था ये कि जब अनिरुद्ध रिवेद जो XGL चैंपियन बन के आया था, माही महेंद्र सिंह धोनी ने उनको 20 लाख का चेक दिया था, तो अगले या फिर कुछ दिनों बाद जब वो देहरादून आए, उनका चालान कट गया स्टंट मारते हुए। अच्छा। मतलब एक चैंपियन आ रहा है और उसका चालान कट रहा है, तो थोड़ा मतलब शर्म की बात ही कहेंगे इसे। वो बेचारे बहुत टाइम से, जब लोग स्कूटी भी नहीं चलाते थे तब से वो स्टंट्स मार रहे हैं, टीम एवोल्यूशन वाले। 2007-8 से कर रहे हो ना? हाँ मतलब हमारे स्कूल्स SJR नेहरू ग्राम में भी आते थे, विशाल राणा, सुनील एवोल्यूशन, ये लोग हमारे स्टंट मारने आते थे। तो लगता है थोड़ा सा यार कि जिन लोगों को देख हमने यूट्यूब के स्टार्ट पे देखा था कि ये लोग कुछ करेंगे, बेचारे वो स्टंट्स ही नहीं कर पा रहे। फिल्में के हमने टीम को देखे स्टार्ट किया था। टीम एवोल्यूशन ने कब स्टार्ट किया था? मेरे को जब लक्की भैया मिले थे, मैंने उन्हें वही बोला था कि आपकी वीडियो की वजह से हमने स्टार्ट किया। सही बात है। आप विशाल राणा का प्यार एक दर्द देख लो, आज भी सुनते लोग इसे, फोन में चलता था, ब्लूटूथ के शेयर करते थे। तो टीम एवोल्यूशन ने तब स्टार्ट किया जब किसी ने भी नहीं किया है। अरे अभी देखो उनके नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि मेहनत की कदर कम है इंसान को आज की डेट में, सबको मसाला चाहिए। तो मतलब प्रोफेशनल ये साइकिलिस्ट जो है एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बन सकता है प्रोफेशनल स्पोर्ट यहाँ, मतलब अपने लोकल इसमें है काफ़ी राइडर्स है। अच्छा। इवन जो मेरा क्लब है टीम बाइक टी शर्ट पे नहीं है, तो हमारे अंडर भी 4-5 प्रोफेशनल साइकिलिस्ट आते हैं। क्यों नहीं है, बट ये कि मेहनत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अभी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े लेवल के इवेंट्स जो होते हैं वो सरकार नहीं कराती, वो प्राइवेट कंपनी ही कराती है। अभी HCL करके हुआ था, HCL साइक्लोथॉन। अच्छा। तो अगर सरकार फोकस करे तो सही है मेरे हिसाब से। स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाती है क्या प्लेयर्स को? हाँ मिलती है, बट उसके लिए तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि तुम इंडिया का कोड पहने हो, तब मिल जाती है। और स्पॉन्सरशिप भी आपको कहाँ से मिलेगी? स्पॉन्सरशिप मिलती है आपको आपके क्लोथिंग की स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपके सनग्लासेस, आपकी साइकिल की स्पॉन्सरशिप मिलती है आपको, आपका न्यूट्रिशन पार्टनर होता है वो आपको स्पॉन्सर करता है। बट स्टिल अभी थोड़ा सा लैक कर रहे हैं इंडिया में हम लोग इस चीज़ के ऊपर, बट मैं चाहूँगा कि हो और लोग सपोर्ट करें। मतलब साइकिल रेसेस होती देखने नहीं जाता कोई। आप यूट्यूबर हो, आपको स्पॉन्सरशिप के आते हैं ऑफर? आते तो हैं। अभी मैंने तीन चार साइकिलिंग से रिलेटेड ब्रांड, साइकिल के ब्रांड्स ही आते हैं, तो मैंने अभी 3-4 साइकिल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ मैं। और अभी कुछ मतलब लाइन में भी हैं कुछ जिनसे भी बात चल रही है, कुछ मतलब क्लोथिंग वगैरह के, स्पोर्ट्स वगैरह के। एंड मैं चाहूँगा कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह के करूँ, क्योंकि तभी मेरी ऑडियंस मेरे से कनेक्ट कर पाएगी। अगर मैं आपकी ऑडियंस ही वही है ना, साइकिल मेरी साइकिल या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स का होगा, या फिर हाइड्रेशन वो चीज़ें होंगी, क्लोथिंग भी होगी, तो स्पोर्ट्स की होगी, तो ही कनेक्ट करेगी ऑडियंस, है ना। मैं कुछ भी चीज़ करूँगा। आप ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? कुल मैं कुछ भी नहीं बेच सकता। ब्यूटी मैं वो बेच सकता हूँ कि भैया पसीना आ गया साइकिल के बाद, चलो मामाअर्थ लगाओ। ओ ये काट देना, नॉट मामाअर्थ। आपकी शॉप भी है वहाँ पे माल देता मैं बाइक क्राफ्ट नेम से। क्या क्या करते हो आप उसमें? साइकिल सर्विस मैं देखिए, मैं अंदर नहीं गया हूँ। हाँ, मैं माल देता हूँ। साइकिल सर्विस वगैरह हम करते हैं, टॉप क्लास सारी, लो बजट से लेके हाई एंड साइकिल हम सारी साइकिल सर्विस करते हैं। एंड सेल्स वगैरह, साइकिल सेल्स पार्ट करते हैं कि पूरा साइकिल ही सेल? सब कुछ साइकिल से। अच्छा। मतलब सर्विस सेंटर भी है एंड साइकिल सेल्स डिपार्टमेंट भी है। तो आप ही उसके ओनर हो? मैं हूँ और मेरे भैया हम 2 हैं, और हमारा टेक्नीशियन भी है, तो हम 3 की टीम है आपकी। मालदेवता में क्यों खोला आपने? एक तो साइकिलिंग सबसे ज़्यादा वहीं होती है। हमारा सबसे पहले सर्विस में टारगेट था, क्योंकि देहरादून में आपको बहुत शॉप है, बट आफ्टर सेल सर्विस बहुत कम है, मतलब ना के बराबर समझो।
तो हम चाह रहे थे देहरादून में एक सर्विस लाए ताकि लोग साइकिल ले और उसके बाद खुश होकर चलाए उसे ज़िंदगी भर। तो हमने सर्विस स्टार्ट किया, तो सबसे ज़्यादा देहरादून में साइकिलिंग वही होती है, तो हम चाह रहे थे कि सारे लोग वहीं आके लेके सर्विस में आते हैं। काफ़ी लोग हमारे पास डेली काफ़ी हमें होम डिलीवरी लाना ये वो सो काफ़ी होता है, तो हमने बेटा दूसरा रीज़न ये भी था कि रेंटल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रेंटल्स बहुत ज़्यादा आपको पता है, अगर वहाँ से अगर आप 2 किलोमीटर पहले शॉप लोगे तो जितने में हमारी 4 शॉप है उतने में एक शॉप मिलेगी, उससे भी छोटी साइज़ की। अच्छा। तो 20-25 हज़ार रेंट अगर मैं 4 दुकान का लूँगा स्टार्टिंग में, अगर 80,000 1 लाख का मुझे रेंट देना पड़े तो पॉसिबल नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना इस एज में। तो मालदेवता में तो रेंट भी कम ही थे, तो ठीक थे रेंट, मतलब इतना था कि हम कर सकते थे एंड ठीक है रेंट 4-5 शॉप हम ले सके साथ में। तो 7 तारीख को आप जब साइकिल रेस करा रहे हो उसके बारे में बताइए कुछ। तो अभी 7 मई को हमारी साइकिल रेस है, फर्स्ट रेस हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अच्छा। बाकी छोटी मोटी हम राइड्स तो हम कराते रहते हैं, बट हमारा था कि हम रेस ऑर्गेनाइज कराए, क्योंकि देहरादून में जैसे आपने कहा कि इसमें करियर है कि नहीं है, करियर तभी होगा जब कंपटीशन बढ़ेगा, जब इवेंट्स होंगे, जब बंदा छोटे लेवल पे कुछ जीतेगा तभी तो उसके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि वो बड़े लेवल पे देखने वाले भी लोग बढ़ेंगे, ऑडियंस भी बढ़ेगी, सिर्फ करने वाले नहीं चलेगा कि हाँ ये भी होता है, सिर्फ करने वाले ही नहीं बस देखने वाले भी। हाँ वही, जब तक देखने वाले नहीं बढ़ेंगे ना तो पैसा तभी तो आएगा जब व्यूअरशिप बढ़ती है। तो यही है, तो हमने 7 मई को रेस रखी है, तो हमारा मोटिव ये है कि इसमें मास पार्टिसिपेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मास पार्टिसिपेशन हो, तो इसलिए हमने फीस भी सिर्फ 300 रुपये रखी है। वैसे कभी होती नहीं है इतनी सस्ती रेस, 1000-1500 की होती है। तो हमारा मेन मोटिव ये था कि लोग ज़्यादा है एंड वो तभी आएंगे, क्योंकि वो लोग तो दे देते हैं 1000-1500 जो रेस करने आते हैं, बट जो जिनकी अभी साइकिल लिए कल ही लिए, जिनकी 4-5 हज़ार की साइकिल है, वो क्यों देगा, मतलब वो क्यों देगा 1000-1500 रुपये। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं हम तो हार जाएंगे यार, बट अगर तुम 300 रुपये रखोगे, जो बंदा हंसते हंसते दे दे या फिर पेरेंट्स भी दे दे किसी के, चलो तो फिर वो आएगा भी। तो इस बार हमारा मास पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब 100 से लेके 150 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली विमेन कैटेगरी में भी काफ़ी रेसेस आ रहे हैं, क्योंकि देहरादून में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो हमने विमेन के लिए फ्री एंट्री रखी। अच्छा। और जब मैंने ये बोला कि फ्री एंट्री, तो काफी कमेंट सेक्शन में अरे भैया ये क्या कर रहे हो लड़कियों के लिए फ्री एंट्री। मैंने कहा कुछ सोच समझ के तो रखा होगा ना, और क्या यार हम पढ़े लिखे राइडर आएंगे तभी तो, और वुमेन्स राइडर आएंगी अभी फ्री में आएंगी, बट उनको पता चल जाएगा ना, एक्सपोजर मिल जाएगा कि साइकिलिंग रेस कैसी होती है। वैसे वुमेन आएंगी, वैसे भी स्ट्रेटजी, पर ये हमारी स्ट्रेटजी नहीं थी, ये हमारी स्ट्रेटजी नहीं है, ये चाय सुट्टा बार की स्ट्रेटजी है। क्यों चाय सुट्टा बार? उसने बोला था ना, मैंने कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मैंने अपना फर्स्ट आउटलेट खोला था। अच्छा। एंड गर्ल्स आएंगी तो बॉयज ऑटोमेटिकली आएंगे, एंड आज देखो कहाँ पहुंच गया चाय सुट्टा बार। नहीं स्ट्रेटजी, अब जो चीज जो दिखेगा वो बिकेगा, सिंपल रूल है, धंधे का रूल है। हाँ तो यही था। एंड इस बार 20-25 आ रही है फीमेल, हमने खींच के बुलाया, आओ मैम मैम प्लीज आओ, आप साइकिल चला रहे हो, आओ। एंड आए हैं, सही है, आपको मेडल सर्टिफिकेट मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगी। मैंने मेडल सर्टिफिकेट, अचीवमेंट ही आप बोलोगे मेरी फर्स्ट साइकिल रेस है, तो अच्छा लगा। हम को भी ये था कि हाँ वुमेन को हम थोड़ा सा इसमें अप्रोच करें। इसमें रूट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? रूट हमारे मालदेवता से बाइक क्राफ्ट हमारा सर्विस सेंटर वहीं से स्टार्ट होगा, एंड 80% ऑफ रोड साइकिल रेस करके वापस आएंगे। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए 15 to 16 किलोमीटर, एंड जो एलीट है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए थोड़ा टफ रूट है, तो उनके लिए अराउंड 25 से 30 किलोमीटर का ऑफ रोड है। प्राइस बनी भी रखा होगा इसमें? हमारा कैश नहीं है, इसमें हमारा साइकिलिंग एक्सेसरीज वगैरह वर्थ ₹2000 to 2500। तो हर कैटेगरी में 4-5 कैटेगरी है एज वाइज, तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनके लिए प्राइजेस वगैरह है। अच्छा। और ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो ब्लॉगिंग में आपको प्राइवेसी वगैरह का वो नहीं लगता कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है आपका कभी? मैं फैमिली का तो दिखाता नहीं पहली बार। अच्छा। ज़्यादा। तो प्राइवेसी का तो ये, मैं अपना होम एड्रेस भी नहीं बताता। हालांकि बहुत लोग मेरे घर ढूंढते ढूंढते आ गए, वो सारे आसपास के मियाँ वाला, क्योंकि उनको पता रहता हाँ ये वाली गली यार, तो ये तो देखी है मैंने, आ जाते हैं। और खासकर छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, वो होते हैं 7th क्लास के, 12th क्लास के, 8th क्लास, तो बहुत आए हैं ढूंढते ढूंढते। बट मैं खुद ही नहीं करता, मुझे शौक नहीं है इतना, मतलब अपना घर हो जाता ना कि आप सारा टाइम ब्लॉग करते रहोगे तो मजे का ब्लॉग। हाँ वो है, वो मैंने वीडियोस में बताया कि एंजॉय द मोमेंट यार, मोमेंट तो एंजॉय करो, रिकॉर्ड तो कर ही लोगे, बट मोमेंट ज्यादा रिकॉर्ड कर लो, पर जितना ज्यादा मतलब रेशियो ज्यादा रखो एंजॉय करने का। रिकॉर्ड करने का 30 रखो, एंजॉय करने का 70 रखो। तो मैं खुद से ही अपना फैमिली वगैरह को इतना दिखाता नहीं हूँ, और मेरी मम्मी खुद कहती मुझे तो दिखा ले, हमें भी तो घर वालों में डाल, बट मेरे को ठीक नहीं लगता, मतलब एक पॉइंट है, और मेरे को मन भी नहीं करता। बीच में सोचा था डेली व्लॉग करूंगा, 4 दिन क्या, उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था, जेल हो जाती है। लोग देख रहे थे, जबकि लोगों को पसंद भी आ रहा था, बट मुझे ही नहीं पसंद आ रहा। अब मैं अब मेरे को तो खुद की भी खुशी चाहिए ना। आपको जब तक खुद पसंद नहीं आया तो अब आपको तो फिल्म मेकिंग से आपको तो पता है ना, कितने शॉट लेते हैं और कितने से हम लोग डालते हैं वीडियो में। तो वो ये खुद को पसंद नहीं आते, यहाँ का यहाँ हो गया, हमने वहाँ देख लिया कैमरे के बदले, तो काट देते हैं वो सीन। तो मेरे को भी फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है ना, मेरे को पैशन, मेरा वैसे आपको सच बताऊं तो
साइकिलिंग मेरा 40% है, 60% मेरे को फिल्म मेकिंग का है जब मैं करता हूँ। वही एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो। हाँ। मैंने आपकी कॉन्वोकेशन वाली वीडियो देखी हाँ, थी, हाँ, हाँ, तो वहाँ से पता चल गया था मेरे को कि वो से तो जब मैंने बैचलर्स किया था 2018 में, तो मुझे जाना था एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, टेलीविजन आई गेस, नोएडा में। हाँ, तो था प्लान बन गया था पूरा कि कैमरा वैमरा लूंगा। मेरे को बहुत शौक था, मतलब मैं स्टार्टिंग से चाटता हुआ आ रहा हूँ पूरा यूट्यूब की क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, क्या ये शॉट्स होते हैं, क्या एंगल होते हैं, क्या ये वो सो स्टोरी टेलिंग, और बहुत डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने पन्नों में लिखी हुई है, अभी अच्छे टाइम पे फोड़ूंगा उन्हें। तो था जाऊंगा, बट कोरोना आ गया। एंड आपको पता है फिल्म मेकिंग 99% प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल तो कोई जरूरत भी नहीं है, बाहर ही निकलना पड़ता है। एंड आपको पता था कि यार प्रैक्टिकली भी सोचना है ना, कि भाई बाहर कैसे निकलूंगा, कोविड आ गया तो प्लान ड्रॉप कर दिया। देन उस बीच साइकिल उठाई, साइकिल पे निकल गया। मैंने कहा यार साइकिल में भी हो सकती है फिल्म मेकिंग, क्यों ना, ब्लॉगिंग इस काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग की है, बट उसको अपने तरीके से आप प्रमोट करो, है ना, अपने तरीके से अब उसको करो। तो हुआ, एंड मैं करता गया, एंड मजा बहुत आ रहा है, एंड कर रहा हूँ मैं भी फिल्म मेकिंग, काम चल ही रहा है, मतलब बढ़िया। फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग सीख लो तो फिल्म कैमरा तो बाद में सीख, कैमरा एंगल वगैरह कहीं पे मतलब अच्छे से जगह लगा दिया, जगह जगह। मैंने देखा ऊपर टॉप एंगल में काफी काम करते हो। मैंने काफी मंदिरों की डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, भद्रा सूरा देवी मंदिर, उसके ऊपर रिसर्च करना। फिल्म मेकिंग जस्ट वो नहीं कि आपने मतलब शूट कर लिया, रिसर्च करना भी फिल्म मेकिंग है, आपके उसके पीछे लिखना क्या क्या। और फिल्म मेकिंग में आपको हर एक शब्द की मतलब चॉइस, वर्ड नॉलेज, वो सब भी मेंटेन रख के चलना पड़ता है ना, पूरा सब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे किसी को हर्ट हो वो भी नहीं बोल सकते। तो वो चीज़ें, तो ये चीज़ें मैंने देखी है। ये आप मतलब वो क्यों करते हो कैंप, जो आपका ये है कैंप राइड्स क्यों करते हो? मतलब कैंप राइड नहीं बोलेंगे उन्हें कहेंगे बस मतलब पूरी राइड से रहने का ठिकाना। जबकि बहुत खतरे हैं, देखो सिंपल है, साइकिलिंग टूरिंग करो तो ऑब्वियसली बजट प्लानिंग तो मैं करूंगा कि हाँ मेरे को बजट रखना है, जैसे कि 4 धाम मैंने ऐसे ही कर पाया, कैंपिंग वैसे कर पाया। तो ऐसा नहीं कि मुझे कैंप रहना पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कैंप में रहना। मैं अपने वीडियोस में 100 बार बता चुका हूँ कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है कैंप में ठहरना। उनके लिए ही कैंपिंग अच्छी है जिन्होंने कभी कैंपिंग नहीं करी, वही बोलते हैं कैंपिंग 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 ग्लैम्पिंग कैंपिंग ग्लैम्पिंग भी वर्ड आ गया है। एक दो दिन के लिए सही है, 1-2 दिन के लिए ठीक है। अब आपको यार घर में सोने की आदत है बेड पे आराम से, अब आप कैंपिंग में कहाँ हार्ड सरफेस पे सो रहे हो। तो कैंप में तभी करते हो जब मेरे पास रहने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो 4 धाम में तो मैं सिर्फ आई गेस मैंने सिर्फ 2 बार ही कैंपिंग करी, क्योंकि एक बार मैं लैंडस्लाइड्स में फंस गया था। एंड वहाँ पे कैंप मुझे ऐसा काम आया कि बाकी सब अपनी गाड़ियों में सोए 36 घंटे तक, मैं इकलौता बंदा जो ऐश की जिंदगी जी रहा, जो टेंट के अंदर अपनी चाय बना रहा। तो काम आता है टेंट, नो डाउट। 2000 रुपये का लिया था, आज की रेट तक 40-50 हज़ार रुपये बचा दिए होंगे उसने मेरे। कौन सा केशव वाला? हाँ केशव, पहले 2000 का था, तो 2500 का बहुत महंगा कर दिया, अब 2500-3000 का हो गया। डिकैथलॉन ने सारे सामान महंगे कर दिए। बट डिकैथलॉन की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब जो अच्छे हैं, जो आपने पैंट आगे, अरे बहुत अच्छी है। मैंने पैंट डिकैथलॉन की पहनी। मेरे रनिंग शूज हैं, मैंने लास्ट ईयर फैब में लिए थे। मैं डेली 5-6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 7-8 किलोमीटर, तो अभी तक चल रहा है। कुछ चीजें जो है जो कहीं नहीं मिलेगी वो डिकैथलॉन में मिलेगी, पर बहुत चीजें ऐसी भी जो तुम्हें बाहर से ले लेनी चाहिए। बट ये कुछ चीजें हैं, स्लीपिंग बैग बाहर से लेना चाहिए, मैंने वहाँ थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। मैंने मच्छी बाजार से लेते हैं, मच्छी बाजार सबसे बेस्ट है, -10। वो क्या होता है, लोकली बनते हैं, बस ब्रांडिंग नहीं होती, बट वो होते टॉप क्लास है। और बाकी टेंट वेंट आप डिकैथलॉन से ले लो, अच्छा देते हैं। ट्रैकिंग पैंट बेस्ट देते हैं, ट्रैकिंग शूज भी बहुत अच्छे देते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन में वो उसका वो भी डाल रखा था, गूगल पे का लिंक। तो मैं पूछ रहा था कि गूगल पे आज तक सबसे ज्यादा पेमेंट कितनी आई आपको, डोनेशन? कभी नहीं आई। कभी नहीं आई? नहीं, एक भी नहीं ऐसे कभी नहीं आई। अब वो भी मैंने लोगों के बोलने पे डाली थी। अच्छा। तो लोगों ने कहा था नीरज जी आप टूर करते तो आप ना गूगल पे डाल दिया करो ताकि लोग सपोर्ट करें। अच्छा, किसी ने रेकमेंड किया था, सब्सक्राइबर वगैरह? हाँ, अच्छा। तो एक ना बहुतों ने किया था शुरू से, एंड फिर मेरे कुछ जानने वाले जो साथ में उठना बैठना होता उन्होंने बोला था। तो फिर पर मैं उसको बोलता नहीं, ऐसा बोलना ठीक भी नहीं लगता, मतलब कि हाँ मेरे को करो। अगर मैं बोलने लग गया तो लोग कर भी देंगे, एंड लिटरली हुआ। मैं लाइव आ रहा था इंस्टाग्राम में। आपने बोला नहीं, लेकिन मैंने एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, वहाँ देखा मैंने। अच्छा, वो मैं उस पर आऊंगा मैं भी, वो कुछ होने वाला है बढ़िया। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम लाइव आ रहा, मैं मस्ती कर रहा है, अरे यार तुम क्या मैसेज कर रहे हो यार, डोनेशन तो गूगल पे करो ना। और लोगों को मेरे नंबर तो किसी को पता ही है, किसी ने 1000 कर दिए, किसी ने 150 कर दिए, कोई 200 कर रहा है लगातार। पर मैं वापस भी कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं यार, मैं क्या करूँगा पैसों का, मेरे को भीख थोड़े ना मांग रहा हूँ मैं आपसे यार, आपने मस्ती में बजाई हो तो वो समझ लिया यार, तो मैं वापस कर देता हूँ। 1-2 बार जैसे मैं चोपता गया था, तो चोपता में एक भाई ने मुझे 200 रुपये अपना भेजे थे, ये भंडारी जी ग्रेट वर्क वगैरह, तो मैंने उसके 200 रुपये बद्रीनाथ पे चढ़ा दिए थे। अच्छा। तो उसी के नाम से। और हाँ, एक अभी आया था, एक ने मुझे लिखा था, भंडारी भाई मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ना मुझे वो दो। मैंने कहा था मेरी तो डिस्क्रिप्शन में, तो उससे मुझे 5000 का मुझे डोनेशन आया था, एक लड़की ने दिया था। अच्छा। हालांकि अब पता नहीं कहाँ यूज़ करेंगे उसे, कोई अच्छे काम भी यूज़ करेंगे, देखते हैं। आपके कोई फैन गर्ल्स भी हैं?
यार बहुत दुनिया वाले होंगे ऐसे मिलते हैं आपको कभी नहीं, साइकिल अरे, बहुत मिले भंडारी जी इधर अरे एक सेल्फी बहुत मैं बता रहा हूँ लिटरली, मतलब मैं बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, 40,000 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होता है, ठीक है, बहुत है। लेकिन ये सोचा जाए तो 40,000 लोग कितने बड़े स्टेडियम में नहीं भर पाते। हाँ, 40 इतने लोग होते हैं हाँ, 40,000। तो मैं बताऊंगा लिटरली मैं खुद सरप्राइज हूँ। मतलब एक साइकिलिस्ट का कहना कि आपकी शक्ल हमेशा दिखती है, अब सड़कों पे भी दिखता हो, बाइकर तो नहीं का हेलमेट में आपकी शक्ल छुपेगी। एंड मेरा तो सिंपल है, स्टार्टिंग से लेके मैंने आज तक अपना नाम ही बताया, भंडारी जी भंडारी जी भंडारी जी कर रहे, भंडारी जी जा रहे, भंडारी जी ही जा रहे हैं केदारनाथ। एक लड़का नहीं जा रहा है, कोई भंडारी जी जा रहे हैं। तो मतलब फेस वैल्यू यूट्यूब का सबसे बड़ा ब्रांड आपका भंडारी जी है। मैं यूट्यूब में जितने भी नए यूट्यूबर देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको यूट्यूब में घुसना है तो फोकस ऑन योर ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू बढ़ाओ अपनी, व्यूज आए चाहे ना आए, बट आपने अपनी फेस वैल्यू बढ़ा दी ना तो कल को आपका बड़ा चैनल भी अगर आप डाउन हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप नया चैनल बनाते हो तो आपके सब्सक्राइबर आएंगे, फॉलोवर्स आएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू है। आपकी brand कंटेंट value को है। बाद में रखो, अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ाओ कि हाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी वैसे वीडियो देखो। तो जब मैं वीडियो डालता हूँ लोग बोलते हैं अरे भंडारी जी का वीडियो आ गया है, भंडारी जी ओपी, एक तो मैंने ओपी इतना वर्ड यूज करवा दिया ना, अब तो OP comment जिसको होते नहीं भी पता ना वो भी ओपी ओपी, लड़कियां अंकल बुड्ढे सब ओपी ओपी करने लग गए हैं, मतलब ही नहीं पता होगा, बट अच्छा लगता है यार। मुझे क्या है, भंडारी जी बोल रहे हो, अच्छी बात है। मिल तो के कई बार सेल्फी सुल्फी लेते अरे हैं। बहुत, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ क्योंकि मेरे भी बड़े बड़े जानने वाले यूट्यूबर्स हैं जिनके 100-200 गए, बट उनसे इतनी फोटोज लेते हैं, बट मेरे से तो है ना कम से कम 1,500-2,000 फोटोज आज तक खिंचा लिए ओवरऑल। अच्छा। और उसमें ऐसे नहीं सी बच्चे अंकल कर्नल कुल्नल भी आए, नेवी रिटायर्ड अंकल भी आए तो आपकी हैं, बहुत लड़की, लड़कियां। स्पेसिफिक फैन फॉलोइंग है और बहुत हार्डकोर फैन फॉलोइंग है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ ये मैं मान सकता हूँ क्योंकि क्योंकि लॉयल है, मैं ये कहूँगा। हाँ उस नीच में कोई नहीं है ना। हाँ, उस उस स्पेसिफिक जॉनर में हाँ, उत्तराखंड मैं में कहूँगा, साइकिलिस्ट उत्तराखंड में ऐसा फर्स्ट ही चैनल था जिसने साइकिलिंग का चैनल स्टार्ट किया डेली, मतलब कंटिन्यूस। बहुत थे जिन्होंने स्टार्ट किया बट ब्रेक हो गया था क्योंकि थोड़ा यूट्यूब आपको पता है व्यूज नहीं आते तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट यार अगर कंटेंट में दम है, तुम्हारे ऊपर दम है, तुम्हें लगता है कि दम है, या फिर तुम एंजॉय करते हो मना रहे मेन है तुम एंजॉय करो ना। अब मेन है कि वीडियो बनाने के लिए मत घूमो देन वीडियो बनाओ, ये रूल होना चाहिए। तो मेरा तो यही था भाई, मैं तो चिल मारता हूँ देन मैं वीडियो बनाता हूँ और मुझे तो पसंद है। एक चश्मे के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, आप देखना, मेरा चश्मा टूट गया था तो मुझे नए चश्मे लेने थे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। तो मुझे शौक है ना, मुझे तो मजा आ रहा है यार उस चीज में। आपको तो स्टोरी सुनाने में जबकि उसमें व्यूज कितने हैं 2,000 और मेरी बाकी वीडियोस में 5-6,000 आते हैं, उसमें 2,000 है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मजे के लिए, इसमें कॉपीराइट भी दबा के हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मस्ती चाहिए। तो आपके पेरेंट्स क्या कुछ बोलते नहीं कि कुछ और क्या कर ले? नहीं देखो पापा तो फुल सपोर्टिव है। बीइंग एन आर्मी रिटायर्ड, मेरे पापा बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट जहाँ होना है वहाँ है, मतलब डर है मेरे अंदर, मतलब अच्छा डर होना चाहिए हर किसी के अंदर। जरूरी है, डर जरूरी है लाइफ में, मतलब रिस्पेक्ट ही बोलते हैं उसे, डर क्या उसे रिस्पेक्ट बोलेंगे। तो पापा का तो अब जो पापा मेरे रात को मेरे लिए वो कर रहे हैं, जो पापा मेरे वो कर रहे हैं क्या बोलते हैं साइकिल पैक करने में, जहाँ दूसरों के पापा, मतलब ये बोलूंगा कि जहाँ एक बंदा अपने पापा से परमिशन मांगने में लगा, पापा मुझे मसूरी घूमने जाना है, वहीं मेरे पापा रात को मेरे लिए 4 धाम टूर की पैकिंग कर रहे हैं। अरे टेढ़ा हो गया तू, जरा तेरा तार सीधा कर दे। आंटी जी आपके लिए अदरक भी रखती है, मम्मी ड्राई फ्रूट रखती है, अदरक रखती है, आपने वीडियोस देखा। तो ये है कि मम्मी थोड़ा डर ज्यादा जाती है, मम्मी मना नहीं करती, मम्मी को डर जाता है अकेले कर रहा है, ये कर रहा है। और मेरी वीडियोस में होता ही है, मैं बीमार हुआ यार, एक माँ क्या ही सोचेगी, बेटा 4 दिन के लिए गांव में पड़ा है, जा रहा है साइकिल से, मेरे को बाइक से नहीं जाने दे लो। तो वही अब इतना हो गया कि थोड़ा बहुत समझ लगे घर वाले कि कर लेगा यार, कर लेगा, किया है मैंने इतना ना, हालत खराब होने के बाद किया है, जैसे क्योंकि जो नेचुरली निकला वही सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो माँ तो माँ होती है ना, डर तो लगता ही है ना, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अगर मैंने आज उनकी बात पूरी मान ली तो मैं कल रिग्रेट करूँगा। बचपन में आप रेम स्टूडियो के फैन थे नहीं? 619 देख लिया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में तो केबल भी नहीं था मेरे घर में, कनेक्शन वगैरह था नहीं, तो अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ रहता था, तब उनके घर में देखता था। पहले WWF आता था, कुछ 10 स्पोर्ट्स में आता था, देख लेता था कभी। और प्ले स्टेशन बचपन से खेल रहा हूँ, वीडियो गेम खेलता था, तो उसमें रेम स्टूडियो वगैरह देखा था। 619 बोलते थे, बाकी नाम मुझे कुछ याद नहीं थे। ईमेल ID बनानी थी तो ऐसा नंबर चाहिए था जो याद रहे। तो कहीं भी जाता हूँ, रेम स्टूडियो का फैन है, रेम स्टूडियो का फैन है, भंडारी नीरज 619@gmail.com। 1 ड्रॉप कर दे तो वो मेरी परसेंटेज है 12 की। अच्छा एक ड्रॉप करता तो मेरी 12 की परसेंटेज है। यही चल रहा है अभी। तो वो हो गया इस बार का रेसलमेनिया में उसके लड़के की होगी, उसका लड़का भी तो रेसलर बन गया। डोमिनिक किसका लड़का? रेम स्टूडियो का। आपको पता नहीं है उसका लड़का ये क्या हो रहा है? अरे बहुत अच्छा हाँ डोमिनिक नाम है उसके। उसने मास्क भी उतार दिया अपना ना रेम स्टूडियो ने। नहीं हाँ, डांस तो खैर उतारता रहता है। इस बार हॉल ऑफ फेम बना रेम स्टूडियो, मतलब 1 साल पहले से चल रही है स्टोरी। अच्छा। तो उसने कोई क्लैन ज्वाइन कर रखी है। पहले तो उसके बाप बेटे दोनों साथ में लड़ते थे, लेकिन उसने फिर वहाँ दूसरी क्लैन ज्वाइन कर दी, फिर पिताजी को मारता था।
मतलब बहुत भयंकर स्टोरी लाइन हो रखी है कि अपनी मम्मी की बेइज्जती कर रहा है। अबे यार, और क्या चल रहा है ये? रेमी मिस्टीरियो बोल रहा है कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरे को मारूंगा ही नहीं, 1 साल तक मारा ही नहीं। लेकिन रसल में ने एक दिन पहले उसने ना अपनी मम्मी को कुछ बोल दिया वहीं पे ना रिंग में, तो रेमी मिस्टीरियो पे लगा ठीक है चल बाप बेटे एक दूसरे को पेल रहे हैं। नहीं मतलब बेटा जो रेमी मिस्टीरियो था कि डोमिनिक मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तू वो है, तू चाहे कुछ बच्चे ऐसे बोला, डोमिनिक तेरे को नहीं मारूंगा। तो अब नहीं, लेकिन रसल में जैसे एक दिन पहले जो रॉ होती है ना उसमें वह करो, तो फिर रसल अच्छा देखते हो अभी भी? मैं रेसलमेनिया के 1 महीने पहले से देखना स्टार्ट करता हूँ। मैंने देखा है WWE इन चीज के बहुत फैंस बहुत है। हाँ। इसमें खली का बहुत रोल है इंडिया में हाँ, प्रमोट इंडिया करने के लिए, में। वो कर रहा है यार, बहुत प्रमोट कर रहा है। अरे उसका लीजेंड अपना तो आदमी है कली भाई आसमान में फेंक दो। खली भाई भाई ने मुझे आसमान में उठा के फेंक दो। खली के आप 2001-2 की वीडियो देखोगे ना, जब उसके पैर सही थे भाई साहब, रिंग के ऊपर से कूद के एंट्री मारता था, है। मतलब उसके पैर में दिक्कत हुई है। अच्छा नहीं तो उसके मतलब प्रॉपर होता। आप 2000 ओल्ड वीडियो देखना जब जापान वगैरह में लड़ता था वो। अच्छा भाई, पर इंडिया में मतलब उसने इंडिया में काफी रेसलिंग प्रमोट करी, उसकी वजह से तो काफी लोग CW उसका अपना वो है, खली का रेसलिंग CW वही वाला था, सैंकी सिंह उसको हाँ। उसको जो स्ट्रीट पे जो लोगों को लगा वो असली की वीडियो है। हाँ, अरे वो तो खली है, वो खली सर। CW के एक और वो था कि 2-3 अंग्रेज बुला रखे थे उन्होंने, तो अंग्रेज जाके CW को तोड़ देते हैं, अरे। फिर खली जाता है वहाँ, तीनों का पार्ट भाई कराटे खली चौक। खली सच में लेजेंड है, लेजेंड मतलब है। खली हाँ। शायद देहरादून में भी आए थे, वो पता है कहीं आए थे मैंने। हाँ यहाँ हुई थी स्टेडियम में। हाँ अरे यार, खली इज लेजेंड, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, सच में बहुत रिस्पेक्ट है खली तो। उनके रेसलिंग कितने लोग जाते हैं वहाँ सीखने के लिए, और ऐसे नहीं कि बहुत छोटे लोग जाते हैं, क्लासेस हाँ। के लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज के भी लोग वहाँ जाके इंडिया में तो CW का ही नाम है। PG लेते हैं लोग, छोटे छोटे एंड जाते हैं वहाँ सीखने के लिए, बट खली जी नहीं दिखते उन्हें वहाँ पे। हाँ। डिफरेंट टाइप की साइकिलिंग क्या क्या होती है, मतलब जैसे ऑफ रोड होती है, बीच साइकिल में देखो डिफरेंट टाइप हो गया, सारी बताता हूँ। एक BMX होती है, छोटी साइकिल जो स्टंट्स मारते हैं Stunts जिसमें। वगैरह। उसका स्कोप नॉर्थ ईस्ट, उसका कल्चर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है हमारे देहरादून में, आपको बहुत कम दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत है। इवन मुंबई वगैरह में, मुंबई वगैरह अर्बन में में भी भी आपको hip hop बहुत का part दिखेगा, होता है, बहुत हाँ, पार्ट ऑफ BMX, हिप हॉप है ना। और क्या बोलते हैं, उसके बाद आता है आपका MTB, जो बेसिकली आपकी साइकिल है जो मैं राइड करता था, माउंटेन बाइक। उस माउंटेन बाइक में भी अलग अलग होती है, माउंटेन ट्रेल बाइक, हार्ड ट्रेल बाइक, फुल सस्पेंशन जिसमें आगे भी और पीछे वो होता है सस्पेंशन होते हैं, डाउनहिल बाइक होती है, एंड्यूरो बाइक, XC बाइक, उसमें ज्यादा डीपली घुसेंगे नहीं हम, अच्छा। बट ये सब होती है वो रोड कौन बाइक सी होती होती है, है? पतली? रोड बाइक। अच्छा, रोड बाइक बोलते हैं। जो पतली मैं रेड टायर कलर वाली। की चलाता हूँ रोड बाइक, हाँ। उसमें भी रोड बाइक के अलग अलग टाइप की बाइक्स होती है, हाइब्रिड होती है, ग्रेवल होती है। रोड बाइक का फायदा ये है कि आप अच्छी सरफेस है तो अब चला लो, आपको अच्छा, स्पीड अच्छी हाईवेज मिलेगी। के लिए ही बनी है। हाईवेज के लिए बनी है, अच्छी स्पीड बनती है उसमें, एरोडायनेमिक होती है एंड ज्योमेट्री बहुत अच्छी होती है उसकी। रेसिंग बाइक्स बोल ये सकते हैं। टूर डे फ्रांस में वही टूर डे use होती है? फ्रांस में जो यूज होती है, टूर डे फ्रांस तो भाई देखते हो आप? देखता तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मैं टीवी देखता ही नहीं, पहली बात तो बिल्कुल अच्छा। भी। मैं नहीं अब तो यूट्यूब वगैरह भी मैं तो देखता ही हूँ। 7th क्लास में था मैं जब हमारे घर से टीवी को हटा दिया था, मतलब 7 में ऐसे कि मेरे भाई के एग्जाम होंगे तो हमने केबल मतलब अपना कनेक्शन को बंद आपके किया। बड़े भाई? हाँ 2 साल बड़ा है मेरा भाई। अच्छा। तो कनेक्शन बंद किया, उसके बाद हमने कहा क्या देखने टीवी, तो वो टीवी उठा के दादा दादी के रूम में इंस्टॉल कर दिया। तो हमने 7th क्लास का कभी देखा ही नहीं टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे बस, तो टीवी देखने का था ही नहीं कभी। टीवी तो है ही नहीं घर में हमारे बिल्कुल भी, अच्छा। लिया भी नहीं कि टांगने के लिए भी नहीं लिया, चाहिए ही नहीं टीवी। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी था उस चीज पे कि कैसे वो डिजाइन हुआ था, आप देखना वोक्स की बना रखी है टूर डे अभी हाँ नेटफ्लिक्स पे आ तो रही है। कौन सी? नेटफ्लिक्स पे टूर डे फ्रांस के ऊपर एक मूवी आ रही है। हाँ 8 तारीख को, अच्छा 8 मई, आई गेस 8 मई को। आज ही मैंने उसका वो देखा, क्या बोलते हैं, ट्रेलर देखा। तो बनी है काफ़ी लोगों के ऊपर इस पे भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह। ठीक। तो फिर और आपको कुछ बोलना है? और क्या बोले, बस मेरे से कुछ पूछना है आपको? अरे कुछ नहीं, थैंक यू, आपने मुझे पॉडकास्ट से बोला, काफ़ी मज़ा आया। पहले मैंने सोचा कि यार क्या बोलूँगा, मैं बैठा है कुछ बोलना ही नहीं है, ना बस आपको बोलना बातें नहीं है, करो। बस बातें करवाएंगे आपको, पूछना बस। उसना कुछ चाहिए नहीं, बस बातें करो। यही है पॉडकास्ट का, यही होता है वैसे पॉडकास्ट, चिल वगैरह। चलो ठीक है फिर भंडारी जी, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। राहुल आप भाई, thank you so much। हैं, और आगे भी आपसे आप बुलाते रहेंगे आप। जरूर, thank you so much राहुल भाई। थैंक यू। बैठो।